तो सर कोचिंग क्लासेस की फ़ीस के बारे में एक मसला रहता है कि यार कोचिंग वाले महंगे बहुत है, जयपुर के, राजस्थान के, कहीं के भी, पूरे इंडिया भर के महंगे। तो ऐसा है कि अब कोरोना के बाद में कोचिंग के खर्चे भी बहुत हो गए हैं। तो 5 घंटे मोबाइल लेके नहीं पढ़ सकते, इस वजह से पढ़ना चाहिए। बाकी एक मतलब पहले तो क्या है कि सर स्टूडेंट्स कम हुआ करते थे तो टीचर्स का भी ध्यान रहता था कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन शैतानी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर अभी कोचिंग्स में देखते हैं कि 1000, 800, 1200, 1500 की स्ट्रेंथ रहती है एक ही हॉल में। तो उस टाइम पे फिर टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कुछ कंपटीशन की तैयारी के लिए किस उम्र तक पढ़ना चाहिए लगभग? उम्र तो आज की जो समाज की स्थिति है, पहली चीज तो हम सब की ये मानसिकता हो गई है कि नौकरी लगनी जरूरी है। तो उस हिसाब से तो बच्चे को जब तक सफलता नहीं मिले तब तक पढ़नी चाहिए। आप एवरेज देख लो कि किसी भी वैकेंसी में, जैसे मान लो कि 10,000 की वैकेंसी आई है और 5 लाख उसमें जैसे मान लो पेपर देने वाले बैठे हैं, तो 5 लाख में से 3 लाख तो ऐसे होंगे जिनको ढंग से ओमारी प्रॉपर नहीं बननी आती। ऐसे माटी से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ इस प्रकार के स्वाभिमानी शूरवीर हुए, चाहे महाराणा प्रताप की बात कर ले, सांगा की बात कर ले, महाराजा सूरजमल की बात कर ले, तो राजस्थान इन 2 चीजों के लिए बड़ा जोरदार है। पर हम क्या है कि वो दिखावे के पीछे हैं, उन चीजों को होड़ एक तरह से कि भाई हाँ मैं पंजाबी सिंगर का कोई कॉन्सर्ट देख के आया हूँ, मैं उसके साथ में फोटो लेके आया हूँ, वो हम सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते हैं। और विशेष करके आप जो नई जनरेशन है वो उसके पीछे पीछे चल रही है। थोड़ी देर तो सर अपन कोशिश करेंगे कि अपन कैमरा को भूलें। मतलब इंटरव्यू वाले में इतना सहज नहीं हो पाते लोग, इसलिए पॉडकास्ट का प्रचलन बढ़ रहा है। मोदी जी ने भी पॉडकास्ट किया था एक बीच में, आपने देखा होगा। तो राजस्थान में अभी पॉडकास्ट का प्रचलन कम है, तो उसमें सिर्फ एक ही बंदा है जिसने शुरू किया था। उसके बाद में बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे दोस्त। सही है। आप पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं या? मेरा दूसरा है। अच्छा, वो रेडियो सिटी वाले को आप पॉडकास्ट मान रहे हो? पॉडकास्ट ही था। अच्छा, आपके दिमाग में सर पॉडकास्ट नाम कब से आपको याद आ रहा है कि कब रजिस्टर हुआ था सबसे पहले? पॉडकास्ट तो उन्होंने वो अभी बनाने फोन किया था मेरे को। अच्छा, रेडियो सिटी में कि आपका पॉडकास्ट, में समझ में नहीं पाया कि भाई पॉडकास्ट है क्या। तो उन्होंने कहा कि अपने ऐसी राजस्थानी भाषा को लेकर के चर्चा करेंगे। ये आपके हिस्ट्री के फील्ड से ही है, गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर, उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था। तो वो भी किस्सा सुना रहे थे कि एक बच्चा मेरे पास आया कि हमें पॉडकास्ट करना है। तो मैंने कहा भाई जाके बच्चों को बता दे, तेरे को जो करना है कर लेंगे। नहीं सर आपके साथ करना है। तो मेरे साथ कैसे, क्या करना है? तो उन्हें लगा कुछ एडवर्टीजमेंट जैसा कुछ होगा। तो ये मिसगाइडेड है। तो ये शब्द थोड़ा क्या कि नया शब्द है। ये पश्चिमी संस्कृति से आया हुआ शब्द है। बिल्कुल। पर मैंने इसका राजस्थानी ट्रांसलेशन कर लिया था ही। हथाई है पॉडकास्ट। हथाई जोरदार है। तो अपन तो सर हथाई कर लेते हैं, पर कुछ लोग इतना सहजता से कर नहीं पाते हैं पॉडकास्ट। तो वो अपने इंटरव्यू के तरीके से जवाब देते हैं कि वो इंटरव्यू की सर भाषा भी ऐसी होती है ना कि क्या भैरव एकदम लगता है, जो लगना चाहिए कि भाई सिंसियरिटी है थोड़ी सी। और पॉडकास्ट में जितना नेचुरल हो उतना बढ़िया है। पर ये बात है। बाकी हिस्टोरियन तो सर आप बहुत तगड़े हैं, टीचर भी बहुत पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच में। पर उससे पहले आप स्टूडेंट रहे होंगे शायद। बिल्कुल रहे तो होंगे, क्या अभी भी होंगे? बिल्कुल। तो कहाँ पे क्या पढ़ाई करी थी सर आपने? मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो डीडवाना में हुई है। अच्छा। पंडित बचराज व्यास जो स्कूल है वहाँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन बांगड़ कॉलेज से हुई है। अच्छा। और बीएड मेरी नेचवा से हुई है। अच्छा। तो शुरुआती दौर तो वही एक बेरोजगारी वाली है वो रही, पर ज्यादा नहीं रह पाई। अच्छा। मैंने 2015 में 14-15 में कुचामन में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में। इससे पहले मैंने साल भर डीडवाना पढ़ाया। अच्छा। और उससे पहले तैयारी कितने साल तक करी थी? तैयारी मैंने लगभग 2-1 साल की है। अच्छा। उसके बाद परिवार की स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अपने ग्रामीण अंचल में वैसे ही है कि भाई लोग ताने मारने शुरू कर देते हैं। और फिर क्या कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ उस समाज में जैसे खर्चे भी खूब सारे हैं, तो उन चीजों की भी मतलब फिक्र है। और सबसे बड़ी बात यह कि घर में बड़ा बेटा होना, तो वो जिम्मेदारियां भापनी पड़ती है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ठीक है, मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। डीडवाना में एलवीएन स्कूल है। मतलब पहला जो मेरा पढ़ाने का जो अनुभव है वो उसी स्कूल से है। अच्छा। तो उसके बाद धीरे धीरे 2-3 स्कूलों में पढ़ाया। कुचामन 2014-15 में। अच्छा। कुचामन में उस टाइम क्या कि डिफेंस एकेडमी का ज्यादा क्रेज था।
तो वहाँ डिफेंस एकेडमी में जो जनरल नॉलेज होता था, जीके वाला पूरा पार्ट, जिसमें पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, पॉलिटी भी पढ़ाओ, साथ साथ आपको करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें पढ़ानी रहती है। और ऑलराउंडर बना दिया, ऑलराउंडर बनना ही पड़ता है वहाँ। तो वहाँ मैंने कोविड से पहले तक पढ़ाया। अच्छा। फिर कोविड से 5-6 महीने पहले मैं सिक्कर गया था। अच्छा। तो सिक्कर में मैंने अरविंदम क्लासेस जो है वहाँ पढ़ाया था, सुभाष जी के साथ में, आपने नाम सुना होगा, सुभाष चरण सर। हाँ। तो उनसे भी मुझे पूरा यूं गाइडेंस मिला है, उनका पूरा यूं आशीर्वाद भी रहा है। उन्होंने हमेशा मतलब मुझे अच्छा, मतलब एक बड़े भाई के तौर पे, यूं स्वजन के तौर पे मान लो, अच्छी सलाह दी है। अच्छा। तो फिर कोविड के बाद वो कोचिंग वोचिंग बंद हो गई लॉकडाउन में। फिर लॉकडाउन के बाद में यहाँ जयपुर आया मैं। अच्छा। और उसके बाद में फिर आप अलग अलग कोचिंग्स में गए या फिर यहाँ पे भी आके? जयपुर में मैंने 2 ही कोचिंग में पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, पहली कोचिंग पाठशाला और अभी कलाम अकेडमी। सर, कोचिंग कल्चर के बारे में अपन थोड़ा इसलिए बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग सही है, कुछ लोग कहते हैं कि सही नहीं है, कुछ मिक्स कहते हैं कि भाई सही भी है, गलत भी है। तो मतलब कोचिंग या तो सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी कोचिंग में जाके पढ़ें, तो दोनों में से सेल्फ स्टडी ऐसा है सर कि बच्चा जो कोचिंग से पहले जो पढ़ता है वो पढ़ाई और कोचिंग वाली पढ़ाई, उसमें थोड़ा अंतर है। अच्छा। उससे पहले हम एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या पर्टिकुलर हम ये मान लो कि कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। अब कंपटीशन का जो मामला है उसमें आपको जीके भी पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए कोचिंग प्रॉपर गाइडेंस का काम करता है। अगर कोचिंग अच्छा है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, वहाँ की फैकल्टी टीम अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो बच्चे को वो पूरी एक मान लो कि पथ प्रदर्शक का काम है वो। सही है। पर कोचिंग में भी वो चूज करने में क्या मानक क्या रहते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि कैसा कोचिंग चूज करना चाहिए? मानक आप कोचिंग का रिजल्ट देख सकते हो। अच्छा। और उसका कंटेंट देख सकते हो। बड़ी बात ये कि भाई जैसे जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं उसका कंटेंट मार्केट में सब लोग कहते हैं कि भाई ये कंटेंट है, और उससे हम तुलना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई ये पिछले 3-4 साल के पेपर से, और उसमें ये जैसे मैं मेरे खुद के सब्जेक्ट की बात कर लूँ, मैं हिस्ट्री कल्चर की बात करूँ, तो मैंने अगर किसी बच्चे को किसी बैच में पढ़ाया है तो उसकी कॉपी जाहिर सी बात है कि उसके परिवार के लोग भी देखते हैं, उसके छोटे भाई भी देखते हैं, तो वो कॉपी मेरा ये मान लो कि एक तरह से वो सर्टिफिकेट ही है। मुझे बताने की, खुद को रिव्यू देने की जरूरत नहीं है। वो उस कॉपी में से देख सकता है कि भाई पिछले 5 सालों में ये पेपर हुए और इस कॉपी में से कितनी चीजें पूछी गई है। अच्छा। तो वो बच्चे की खुद की अवेयरनेस है। तो सर, कोचिंग क्लासेस की फीस के बारे में एक मसला रहता है कि यार कोचिंग वाले महंगे बहुत है, जयपुर के, राजस्थान के, कहीं के भी, पूरे इंडिया भर के महंगे। तो ऐसा है कि अब कोरोना के बाद में कोचिंग के खर्चे भी बहुत हो गए। अच्छा। 5 साल पहले आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना रहता था, मार्कर पढ़ाना रहता था, 30 रुपए का मार्कर आता है, 1 महीने चलता था वो। ठीक है। 2000 रुपए का व्हाइट बोर्ड लगा के पढ़ा सकते थे। अब इन 5 सालों में बच्चा फैसिलिटी देखता है, उसके लिए प्रॉपर अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, एसी होनी चाहिए, प्रॉपर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, माइक होने चाहिए। अब आप तो जानते हो कि ये कितनी महंगी चीजें हैं, तो खर्चे भी हो गए। फिर बड़े शहरों के भाई रेंट वगैरह की बात कर लो, हर एक फैसिलिटी का खर्चा भी वैसा हो गया है, और अच्छे टीचर्स रखने के लिए उन चीज़ों को फिर वो मेंटेन करना फीस से ही वसूला जाएगा सीधा। तो उसमें आपको डिस्पैरिटी लगती नहीं है कि भाई थोड़ी तो कोचिंग वालों की मनमानी चलती है कि भाई सब कोचिंग्स के फीस हाई है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सस्ते का? वही बात है कि जहाँ इन चीज़ों को फिर मेंटेन करना भारी हो जाता है। अच्छा। तो ये ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन का भी मैटर चलता रहता है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, तो उसमें आपका क्या मत है कि कौन सा ज़्यादा सही है? नहीं, ऑनलाइन भी उपयोगी है, पर जो बच्चा पहली बार पढ़े उसके लिए थोड़ा ऑनलाइन, और अपने क्या कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में वो थोड़ी सी वो पढ़ने की एक मानसिकता वैसे है कि भाई क्लास में बैठ के आराम से टीचर के सामने बैठ के उससे एक तरह से यूँ संवाद करके कोई चीज़ का, जैसे मान लो कि किसी चीज़ का डाउट है तो वो क्लियर करने के लिए वो एक मेंटेलिटी अपने कि भाई 5 घंटे मोबाइल लेकर के नहीं पढ़ सकता बच्चा। ऐसी चला है। हाँ। तो 5 घंटे मोबाइल लेके नहीं पढ़ सकता, इस वजह से पढ़ना चाहिए। और बाकी एक मतलब पहले तो क्या है कि सर स्टूडेंट्स कम हुआ करते थे तो टीचर्स का भी ध्यान रहता था कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन शैतानी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर अभी कोचिंग्स में देखते हैं कि 1000, 800, 1200, 1500 की स्ट्रेंथ रहती है एक ही हॉल में, तो उस टाइम पे फिर टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कुछ नहीं, टीचर की तो ऐसा है कि भाई जैसे मान लो आप कह रहे हो कि 500 बच्चे बैठते हैं,
तो क्लासरूम तो मेंटेन करना पड़ता है। क्लासरूम में जैसे मान लो कि बच्चों के लिए सारी चीजें रहती है, फुल स्पेस भी रहता है, सारी ऐसी पंखे सारी चीजें रहती है, प्रॉपर माइक रहता है, पीछे एलसीडी भी लगी हुई रहती है। नहीं ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो चीजें सब सही है, पर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप तो आ नहीं जाता उससे, कि जो बिल्कुल ही लास्ट में बैठा है तो वो दिख ही नहीं रहा है टीचर को, तो वो बंदा क्या करे? नहीं ऐसा नहीं है, वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई हाथ खड़ा करके कह सकता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। मतलब ऐसा कोई वो रूल्स नहीं है कि भी बच्चा पीछे पूछ नहीं सकता। नहीं, पूछने वाली से पर्सनल टच नहीं होता। स्टूडेंट अगर 50 जनों को पढ़ा रहे तो मतलब डायरेक्ट टीचर जानते भी हैं कि ये बच्चा है, ये रोजाना अगर आते हैं तो। हालांकि ये तो पॉपुलेशन का भी मसला है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो पॉपुलेशन भी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो मेरा यही सवाल था कि युवाओं को किस उम्र तक पढ़ना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए किस उम्र तक पढ़ना चाहिए? लगभग उम्र तो आज की जो समाज की स्थिति है, पहली चीज तो हम सब की ये मानसिकता हो गई है कि नौकरी लगनी जरूरी है। तो उस हिसाब से तो बच्चे को जब तक सफलता नहीं मिले तब तक पढ़नी चाहिए। पर अगर परिवार की स्थितियां ही ठीक नहीं है, मेरे परिवार की स्थिति ये ठीक नहीं है कि भाई मैं कर्जा ले करके या मेरे पिताजी कर्जा ले करके मेरे ऊपर ये खर्चे कर रहे हैं। जयपुर जैसे महानगर में भाई नॉर्मली ये मान लो कि 10-15 हजार रुपए पर महीने के बच्चे के लगते ही लगते हैं। और घर की स्थिति ये कि घर में 5,000 की इनकम नहीं है, और हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और फिर कुछ चीजें ये कि खुद को यूं कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मुझे यूं लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये चीज, अच्छा, और मैं सरासर घर वालों को धोखा दे रहा हूँ, मेरे साथ धोखा कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे खुद को यूं कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, इतने समय तक नहीं हुआ पर मैं अब 6 महीने में कर लूंगा। तो वो थोड़ा सा और एफर्ट हो सकता है, और कोशिश हो सकती है, धैर्य थोड़ा सा रखना ही चाहिए। तो उसमें सर एक मसला ये है कि भाई सिलेक्शन होने के लिए मतलब जो भर्तियां वगैरह है वो तो मान लो कितनी है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं लगभग 20 लाख, 25 लाख, इतने लोग फॉर्म्स भी अप्लाई कर रहे हैं, धरातल पे भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने वाले, वास्तविक जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी संख्या बहुत कम होती है। अच्छा, अभी अपने समाज में 2 स्थितियां हैं। एक तो वो बच्चे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि भी नौकरी लगनी ही पड़ेगी, बेरोजगार उनके लिए एक तरह से कलंक है। कुछ ऐसे जो दिखावटीपन, शौकिया कोचिंग कर रहे हैं, अभी ये भी एक आरएस की तैयारी कर रहा है, आरएस की कोचिंग कर रहा है या फलानी कोचिंग कर रहा है, तो वो दिखावटीपन स्टेटस हो गया कि भाई हाँ मेरा बच्चा वहां कर रहा है, पढ़ रहा है, जयपुर पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है या प्रयागराज पढ़ रहा है, तो वो दिखावटीपन हो गया। पर जो बच्चा रियल में निडी है, आप एवरेज देख लो कि किसी भी वैकेंसी में, जैसे मान लो कि 10,000 की वैकेंसी आई है और 5 लाख उसमें जैसे मान लो पेपर देने वाले बैठे हैं, तो 5 लाख में से 3 लाख तो ऐसे होंगे जिनको ढंग से ओमारी प्रॉपर नहीं भरनी आती है। कंपटीशन है नहीं बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। क्लास में बच्चे ढंग से बैठने वाले, प्रॉपर नोट्स बनाने वाले, उनको रिवाइज करने वाले या प्रश्न करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो अभी सर देखा ये जा रहा है कि मतलब सरकारी नौकरी की ओर अभी भी रुझान बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई सरकारी नौकरी में एक तो पेमेंट फिक्स आता है, और ज़िंदगी हो रही कटी, और अगर अपन ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो भी उतना ही मिलेगा। एक मोटी जगह समस्या है कि ब्याह भी हो जाएगी को। अब ये तो उस वजह से सरकारी नौकरी की तरफ सबको धकेला जा रहा है। तो एक मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे कि भाई आप बिजनेस भी कर सकते हो या कुछ और काम भी कर सकते हो। तो किसी भी बच्चे में स्किल डेवलपमेंट पे इतना मतलब फोकस नहीं हो पा रहा है सरकारों की तरफ से। ये हाँ सही है, थोड़ी मानसिकता तो है ही, पर अगर परिवार की स्थिति है अपनी कि भाई हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि भाई इससे बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, भाई इज्जत वगैरह सारी चीजें ही हैं, तो वो करने में कोई हर्ज ही नहीं है। नौकरी वाला तो चलो ठीक है कि उसको जो सैलरी मिलती है वो एक फिक्स संख्या में सैलरी मिलती है, और वो पूरे मेजरमेंट के अनुसार अपना जीवन यापन करता है कि भाई मुझे इस हिसाब से 1 महीना निकालना है, ये मेरी सैलरी, इसमें से इतनी बचत करनी है, इतना मेरा खर्चा है, ऐसे मुझे परिवार चलाना है। पर हम अच्छा काम करें, जैसे बिजनेस करें, तो वो उसके खूब अर्निंग के सोर्सेज हो सकते हैं, पैसे खूब कमा सकता है, वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है। मतलब वही बात है कि बहुत सारी स्किल्स है जिस पे काम किया जा सकता है, चाहे कोई आर्टिस्ट है, चाहे कोई कुछ, पर प्रमोट सिर्फ नौकरी को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है सामाजिक लेवल। समाज की हाँ थोड़ी सी सोच ये है कि भाई पहली प्राथमिकता हम सरकारी नौकरी को और शादी भी अगर 2-3 ऑप्शन है तो सरकारी नौकरी वाले की जल्दी होती है। तो ये मतलब बीज कहाँ से बोया गया है, क्या लग रहा है?
बीज इन 10-15 सालों में ज्यादा हुआ है। हालांकि लोगों की अब मानसिकता धीरे धीरे, जैसे दहेज वाला मामला है, तो आज से 15-20 साल पहले बहुत भयंकर चलता था। अब हम देखते हैं कि ऐसे खूब अच्छे उदाहरण मिल रहे हैं कि भाई अच्छी पोस्ट पे नौकरी लगा हुआ है, 1 रुपया नारियल लेकर के शादी कर ली, तो वो समाज में एक अच्छा मैसेज है। तो मुझे यूँ लगता है कि 4-5 सालों के बाद में ये मानसिकता भी लोगों की चेंज हो जाएगी कि भाई नौकरी तो सबकी संभव कैसे है, सबकी नए तो इतनी वैकेंसीज है, और नए फिर बच्चों के पास इतना भी, परिवार के पास इतना समय है, परिवार के संसाधन इतने नहीं है कि भाई 5 साल 6 साल वो तैयारी करवा दे, 3 साल तैयारी करवा दे, तो सबकी नौकरी तो संभव है नहीं। सही बात है। और सब नौकरी करेंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? वही बात है, डायरेक्ट मतलब नौकरी को लिंक कर दिया गया उससे, मतलब पढ़ाई को लिंक कर दिया नौकरी से। अगर आप पढ़े लिखे तभी माने जाएंगे जब आप नौकरी, जब आपके पास सरकारी नौकरी। तो ये ट्रेंड सा बन गया है, एक तरीके से फिक्स हो गई चीजें। और अभी जो आप दहेज वाली बात कर रहे थे, तो अभी तो सर मैंने तो कई जगहों पे देखा है कि भाई अगर आप सरकारी टीचर हैं, 3rd ग्रेड है तो आपकी रेट इतनी है, 2nd ग्रेड है तो और बढ़ेगी, 1st ग्रेड की और बढ़ेगी, RS की और, तो ये एक तरीके से लड़कों को खरीदने जैसा हो गया कि भाई। हाँ, वो गलत है। गलत इसलिए है कि भाई अगर घर में 2 भाई है और पहला जैसे मान लो कि नौकरी लग गया, और वो खुद इस प्रकार की पहल करेगा, तो उसको देख करके उसके छोटे भाई को भी वही चीजें सीखने को मिलेगी। भाई पढ़ लिख करके नौकरी लग करके भी फिर हम इस प्रकार का काम करेंगे तो भी समाज हमसे क्या उम्मीद रखेगा? हम जिस स्कूल में पढ़ाएंगे, जहाँ पढ़ाएंगे, जिन बच्चों को पढ़ाएंगे, हम खुद इन चीजों को स्वीकार रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि भाई गुरुजी खुद तो गुड़ खावे और गुलगुलाओं परहेज करे, बा बात है। तो पहल तो कहीं ना कहीं भाई इस जनरेशन को करनी ही पड़ेगी। पर मतलब वही बात है कि पढ़े लिखे आदमी ऑफिसर बन जाने के बाद में भी एक डिमांड से रख देते हैं, भाई हमारी तो रेट ये है, अपनी रेट फिक्स कर देते हैं। तो ये इस तरीके से फिर पढ़ाई का मकसद पूरा नहीं हुआ। शायद अपने राजस्थान की कोई घटना है जिसमें कोई वो MBBS लड़का था और उसने वो पैसों की डिमांड की, फिर वो शादी कैंसिल हो गई। हाँ, ऐसे अगर ऐसा शुरू हो जाए तो फिर धीरे-धीरे बंद हो जाना। समाज भी उनको एहसास तो करवाता है कि हाँ ये चीजें सही नहीं है। और कुछ परिवार तो सिर्फ इसलिए भाई करते हैं कि भाई हमने अपने बेटी का रिश्ता इतने पैसे दे के किया है, तो हम अपने वो रिकवर करने के लिए बेटे के लिए तरफ से जो आएंगे उनसे करेंगे। तो ये समाज में दिखावा हो रहा है। ये भी है कि भाई कई लोग तो इसको प्रतिष्ठा मानते हैं कि मेरे छोरे का तो भी 51 लाख वो आया, नगद आया, ये इतनी बड़ी गाड़ी आई है, ये फ्लोट आया है, तो लोग इसको प्रतिष्ठा से भी मानते हैं। ये बात तो है, दिखावा तो बढ़ रहा है, हर फील्ड में बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के है बेचने जैसा ही काम। खरीद फरोख्त वाली बात है। अच्छा सर, मैंने आपकी क्लासेस वगैरह देखी थी, तो करिकुलर एक्टिविटीज मतलब पढ़ाई में फैक्ट्स तो सब पढ़ाते हैं, पर आप अगर कुछ चाहे मेलों के बारे में पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई प्रथा के रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने जैसे देखा था कि आप ये मोकाण वगैरह चीजें पढ़ा रहे थे, तो अर्थ तो सारे टीचर बता देते कि ये प्रथा है, इसका अर्थ ये होता है, पर आपके पास कुछ स्पेशल किससे जरूर होते हैं? मतलब वो चारण समाज से होने का फायदा है क्या? आपके पास कुछ स्पेशल चीजें और एडिशनल है? नहीं, कल्चर को प्रैक्टिकली जानने का बड़ा फायदा है। कि ये जो किताबी ज्ञान है, ये हमने वो सारी चीजें प्रैक्टिकली अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने गाँव में ये सारी चीजें देखी है। तो उन चीजों को प्रैक्टिकली, जैसे मान लो कि पूर्वी राजस्थान है, तो राजस्थान की कल्चर का मतलब है कि भाई मरुस्थल की कल्चर, पश्चिमी राजस्थान की कल्चर। अधिकतर जैसे मान लो आप गीतों की बात कर लो, त्योहारों की बात कर लो, सामाजिक रस्मों की बात कर लो, या देवी देवताओं की बात कर लो, तो अधिकतर जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है ये सांस्कृतिक रूप से ज्यादा वो प्रभावशाली है। तो उन चीजों को हम प्रैक्टिकली से जानते हैं। अब किताबों में तो ये पढ़ाया जाता है कि भाई रामदेव जी का मंदिर देवरा होता है, हम तो ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि बाबा का देवरा है और उस पे वो पगला रखे हुए हैं, तो उसको पढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो आप बचपन से देख रहे हैं, मतलब उन किस्सों से फर्क पड़ता है कि भाई बच्चे को और अच्छे से समझ आ जाता है? हाँ, वो एक आध किस्सा आप साथ में सुना देते हो। जैसे राजस्थान की कोई भी कल्चर हम पढ़े, राजस्थान की जैसे विवाह की रस्में में पढ़ा रहा हूँ, तो विवाह की रस्मों में जैसे नॉर्मली हिंदी का शब्द है हल्दी। अब हल्दी, अब जैसे रीट में क्वेश्चन आया कि पीठीरा गीत कद गाई जाए, अब हल्दी को पीठी भी कहते हैं। ये हम आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब शादी ब्याह देखते थे तो वो शब्द, अब तो क्या हो गया कि पूरा दिखावटीपन हो गया है। हल्दी की रस्म भी आप देखो कि वो एक फोटो की तरह, वो बॉलीवुड फिल्मों की तरह हल्दी सेरेमनी रहा होगी। वरना हमारे टाइम तो ये होता था कि भाई ये सौंदर्य प्रसाधन वाली ये चीजें होती नहीं थी। 10-10 दिन, 15-15 दिन तक हल्दी लगती थी।
अब दिखावटीपन हो गया, अब ये सारी चीजें संसाधन ज्यादा हो गए, तो संसाधनों की वजह से ये क्या है कि संस्कृति जो है, कल्चरल चीजें जो है वो हम केवल एक फॉर्मेलिटीज के रूप में करने लगे। जैसे अब शादी विवाह में नॉर्मली मेहमान एक दिन रुकता है। मुझे याद है कि कोई भी ब्याह शादी कोई प्रोग्राम होता था तो 5-7 दिन तक मेहमान रुकते थे और उनकी इतनी जोरदार आओ भगत करते थे। अब ये हालत है कि हम कहीं खुद जाते हैं ना तो एंड टाइम पे पहुंचते हैं। एक दिन पहले चले जाए तो लगता है कि यार भाई अगलों के लिए भी बोझ है, खुद को भी वैसे सहज महसूस नहीं करते। तो लोगों में क्या कि दिखावटीपन हो गया। मैं चाहे कितना ही फ्री बैठा हूँ, 5 घंटे बैठा बैठा रील चला रहा हूँ, पर मैं खुद को शो कर रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो चीज़ें ज़्यादा हो गई। तो उसकी वजह से ये रस्में वगैरह आप जो कह रहे हैं ये बहुत छोटी हो गई है। हाँ। अच्छा, तो सर मतलब प्राचीन किस्से वगैरह तो आप सुनाते रहते। कई बार प्रेशर ये होता है कि अपने को किसी भी फील्ड का या किसी भी चीज़ का विद्वान नहीं बनाना है बच्चे को, जितना एग्ज़ाम में आ रहा है, जितने से सिलेक्शन हो रहा है वो पढ़ाना है। तो फिर वो वाली चीज़ सही है कि भाई जितना आ रहा है उतना पढ़ाओ, फ्री करो, या फिर आप डिटेल में बताते हो तो फिर वो एक्स्ट्रा भी लगता है, फालतू भी लगता है? अब ये है कि पहले क्या एक चलन था कोचिंग का कि 2 बार बच्चा कोचिंग कर ली, 3 बार कोचिंग कर ली। अब बच्चों की मानसिकता ये कि मैं एक बार में ही जो चीज़ें मुझे प्राप्त करनी है वो एक बार में मैं पढूं। तो मुझे एक बार की कोचिंग में इतनी चीज़ें मिलनी चाहिए कि मुझे चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का एग्जाम दूं मैं, वो मेरे लिए सफिशिएंट रहे। तो उसके लिए थोड़ा विस्तार से बताना जरूरी हो जाता है। फिर अब प्रश्न पत्रों का स्तर, जैसे अभी आपने आरपीएससी के सदस्य कर्नल केसरी सिंह जी का इंटरव्यू सुना होगा कि अब आरपीएससी जो है वो क्रांतिकारी कदमों पे है, बहुत अच्छे लेवल के। अभी जैसे आरएस प्री का पेपर हुआ तो उसमें बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे गए। तो अब जो आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए वो बच्चों को ये एक तरह से मान लो कि सलाह दे रहे हैं कि भी अब वो बात गई कि भी बेसिक बातें पूछ ली या नॉर्मल प्रश्न पूछ लिए, किसी भी सब्जेक्ट के बहुत स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो टीचर होता है वो कोशिश ये करता है कि मैं ऐसी चीज पढ़ाऊं कि बच्चा यूं पेपर दे के आए तो मुझे यूं लगे कि वो मैसेज करे कि सर आपने जो पढ़ाया था वही एग्जाम में आया है। वो ये नहीं कहे कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो फिर भी आपको लगता है कि आपको जितना आता है वो सारा पढ़ा देते हो या फिर वही पढ़ा रहे हो? फिर भी वो है तो लिमिटेशंस तो है। कल्चर का तो राजस्थान की कल्चर तो इतनी, राजस्थान तो 2 ही चीजों के लिए जाना जाता है। अपने कवियों ने तो लिखा है कि मारे राजस्थान रीर 2 बातां कलदार, खेता में अठे अलगोजा बाजे रण खेता तलवार। तो इस राजस्थान की 2 चीजें बड़ी जोरदार हैं। एक तो यहाँ की संस्कृति इतनी जोरदार है कि जो इस संस्कृति को देखता है वो कायल हो जाता है, चाहे किसी बाहरी राज्य के, बाहरी देश के व्यक्ति की भी बात करें, ऐसे खूब किस्से हैं। और एक यहाँ का इतिहास भी बड़ा जोरदार है जिसको सुनकर के हम सबको अभिमान होता है कि यार हम ऐसे माटी से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ इस प्रकार के स्वाभिमानी शूरवीर हुए। चाहे महाराणा प्रताप की बात कर ले, सांगा की बात कर ले, महाराजा सूरजमल की बात कर ले, तो राजस्थान इन 2 चीजों के लिए बड़ा जोरदार है। एक राजस्थानी लोक संस्कृति का दोहा है कि चाहे मरुधरा की माटी में भी सोने चांदी के भंडार नहीं हो, केसर जैसी कीमती खेती नहीं हो, पर ये राजस्थान की वो माटी है जिसने ऐसे शूरवीरों को पैदा किया कि शीश कटने के बाद भी उनकी धड़ युद्ध करती है। इसलिए कवियों ने लिखा है कि मारे सोना ने निपजे अठेर, केसर ने उपजंत, सिर कटियां खग झालनार, इन धरती उपजंत। कि भले चाहे सोने चांदी का भंडार नहीं हो, केसर की खेती नहीं हो, पर शीश कटने के बाद भी धड़ युद्ध करती हुई नजर आपको राजस्थान के पन्नों में आएगी। अपने गोगा जी पढ़ते हैं, कल्ला जी पढ़ते हैं, तो ये राजस्थान की पहचान है। बिल्कुल। तो वही है, अभी कल्चर और हिस्ट्री पे तो हम आ ही रहे थे धीरे धीरे। तो राजस्थान को अगर कल्चरली अगर एक 2 हे में या किसी छंद में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आपको क्या याद आ रहा है उसमें? मुझे जोधपुर के एक बड़े कवि है, शक्तिदान जी कवि है। अच्छा। उनका एक छंद याद है कि भाई राजस्थान है क्या। डिंगल का छंद है, थोड़ी चारण शैली है। तो राजस्थान की पूरी परिभाषा और राजस्थानी भाषा क्या उसकी परिभाषा उन्होंने दी है। अच्छा। कि राजस्थान क्या, उन्होंने लिखा है कि इनरो इतिहास अनूठो है, इन माई मुलकरी आशा है, चौकुटी चावी ने ठावी राजस्थानी भाषा है। कि जद ही भारत में सता जोग आपतरी आंधी आई ही, बख्तरी कड़ियां बड़की ही, जद सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़ियां तोपारा गोला बालारी अणियां भड़की ही, जोधारा धारा जुड़ता ही, खाड़ा रातंबर खड़की ही, रड़वड़ता माथा रण खेता, अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, सिरकटियां सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता, रणबंका भीड़ आराण रचे,
तिनपे के भाण तमाशा है और उन वक्त हुए ललकार उठे, वह राजस्थानी भाषा है। क्या बात है। तो ये राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थान है। तो सर राजस्थानी साहित्य के और संस्कृति के मतलब कुछ ऐसे किस्से भी होंगे आपके पास जो सुनने के बाद आज भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे, कुछ रोंगटे खड़े हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, ऐसे किस्से जो अभी तक ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आए हैं, जो कि स्पेशली आपने पढ़े हो या फिर? ऐसे खूब किस्से हैं राजस्थानी साहित्य में। जैसे अपने त्योहार मनाते हैं, तो तीज का त्योहार अपने राजस्थान का मुख्य त्योहार है। ठीक बात। आज वाले त्योहार तो खैर अब तो अपने जो आधुनिकरण की तरफ खूब बढ़ रहे हैं, पर जो अपने राजस्थान में कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी रले डूबी गणगौर, तीज और गणगौर अपने सांस्कृतिक मुख्य त्योहार है। तो तीज का त्योहार का एक हिस्सा है। अच्छा। बीकानेर के कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। अच्छा। मतलब तीज का त्योहार इतना लोकप्रिय है कि यहाँ पुराने जमाने में ऐसा कहते हैं कि जब यहाँ के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाते थे, मालवा वगैरह, तो उनको उनकी पत्नियां प्रेमिकाएं ये कहती थी कि भाई आप चाहे बाकी दिन आओ चाहे नहीं आओ, तीज पे तो आपको आना ही आना है। तीज की ये परंपरा है। अपने लोक साहित्य में एक दोहा है कि जे तू नहीं आयो साई बार सावण वाली तीज, बीजल बन जबू कलीर रीज मरोली खीज, कि है मेरे प्रियतम अगर तीज के त्योहार पे अगर नहीं आए तो चौथ को मैं नहीं मिलूंगी आपको। मतलब तीज की त्योहार की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बीकानेर के एक कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, उनकी एक रानी थी लालादे, उनकी पत्नी का नाम था, जैसलमेर की राजकुमारी थी। अच्छा। तो पृथ्वीराज राठौड़ लालादे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव था उनको, अपनी रानी से बहुत प्रिय थी। अकबर के दरबार में रहा करते थे वो, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में। तो अकबर उनको गागरोन की जागीर देते हैं, झालावाड़ में गागरोन की उनको एक तरह से परगना सौंपा जाता है। तो गागरोन की जागीर मिलने के बाद वो गागरोन जा रहे थे। तो उनकी रानी को पता चला कि भाई उनके पति गागरोन जा रहे हैं। तो उनकी रानी उनको कहती कि भाई गागरोन तो चले जाओ, कोई बात नहीं है, पर तीज का त्योहार आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि तीज के त्योहार पर आपको बीकानेर आना ही आना है। तो उन्होंने कहा कि तीज पे तो आ जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनकी रानी ने कहा कि देखो तीज पे आना ही है, अगर तीज पे नहीं आए तो चौथ को मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है, चले गए गागरोन। अब कामकाज इतना था कि भूल गए। तीज के त्योहार वाले दिन सुबह उनको याद आया, सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे, तो कुछ एक लड़कियां झूले झूल रही थी, गीत गा रही थी तीज के। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने पूछा कि आज सुबह सुबह कैसे गीत गा रहे? तो वो लड़कियां हंसने लगी कि आज तो तीज का त्योहार है, तो तीज पे तो गीत ही गाएंगे, झूले ही झूलेंगे। तब उनको लगा कि यार तीज तो आ गई। अब गागरोन से बीकानेर खूब दूरी है, झालावाड़ से बीकानेर खूब दूरी है। अब उनको तीज पर पहुंचना बीकानेर, तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत तेज दौड़ने वाला कोई घोड़ा मंगवाया और कोशिश की कि भाई तीज त्योहार निकलने से पहले पहले मैं बीकानेर पहुंचूं। पर संयोग से तीज निकल गई और चौथ के अगले दिन कहते हैं कि वो बीकानेर पहुंचते हैं। तो बीकानेर जब पहुंचे तो बीकानेर के बाहर ही जो शमशान घाट है, जहाँ राज परिवार का शमशान घाट होता था, देवी कुंड की छतरियां बोलते हैं, तो वहां खूब सारे लोग इकट्ठे थे शमशान घाट में। तो वो समझ गए कि मामला तो गड़बड़ हो गया है। मतलब तीज प्रेम का कितना बड़ा त्योहार है, ये इस किस्से से सीखने को मिलता है। क्या बात। तो जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई? तो लोगों ने कहा साहब आपकी रानी लालादे जो है उन्होंने सुबह ही प्राण त्याग दिए। तो पृथ्वीराज राठौड़ अपनी पत्नी को जलते हुए देखते हैं, चिता को जला रहे थे लोग। तो पृथ्वीराज राठौड़ उस अग्नि पे ताना मारते हैं कि तू इतनी निर्लज है कि तू मेरे देखते हुए मेरी प्रिय रानी को तू जला रही है। तो पृथ्वीराज राठौड़ उस अग्नि को कहते हैं कि तो रांध्यो ने खावस्यूं रे बास दे निसड, मो देखत तू बाड़ी और लाला देरो हड। कि आज से ये पृथ्वीराज राठौड़ वचन देता है तो रांध्यो ने खावस्यूं, कि जो आग से पकेगी वो चीज मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। मो देखत तू बाड़ियो, मैं देख रहा हूं तू मेरी पत्नी को जला रही है, मेरी प्रिय रानी जो मेरे हृदय में रहती है उसको तू जला रही है। रे बास दे निसड, तू इतनी निर्लज है कि तूने मेरी प्रिय रानी को जला दिया। और लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने कई वर्षों तक आग से पकी हुई रोटी नहीं खाई, कच्चे फल खा करके, कच्चा दूध पी करके जीवन यापन किया। क्या बात है। तो प्रेम, राजस्थान के त्योहार की कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है। प्रेम के त्योहार हम चाहे भले दुनिया को देख करके वैलेंटाइन मनाए या हम केवल दिखावे के लिए कुछ भी मनाए, प्रेम का त्योहार इससे बड़ा क्या हो सकता है। सही बात है। तो सर जब प्रेम की बात आती है तो हीर रांझा का नाम लिया जाता है, जो कि पंजाब से रहे हैं। तो राजस्थान में उनकी बराबरी का कोई आपको कपल याद आ रहा है इतिहास का? राजस्थान में तो इतने प्रेम के प्रसंग हैं
कि एक चूज करना हो कि जो हीर रांझा से भी आपको बढ़ के लगे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान की प्रेम कहानियों में जैसे ढोला मारू है, मोमल महेंद्रा है, उजली जेठवा है, बागो भारमली है, ऐसे अनगिनत उदाहरण है कि इन प्रेम कहानियों पे, चलिए ठीक है कि राजस्थानी सिनेमा इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, इन प्रेम कहानियों को आधार मान करके दुनिया को ये दिखाया जाए तो हीर रांझा तो मुझे यूं लगता है कि ढोला मारू और मोमल महेंद्र के सामने बोने साबित हो जाए। इतने जोरदार प्रेम प्रसंग है। तो एकाध प्रसंग मैं सुनना चाहूंगा कि कौन सा प्रसंग आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जोरदार प्रेम लगता है जिनका इन 4-5 नामों में से। जोरदार जैसे मोमल महेंद्रा है। हाँ। मोमल जैसलमेर में एक जगह है लोद्रुवा। हाँ। तो लोद्रुवे की राजकुमारी थी मोमल। और अमरकोट जो सोडा राजपूतों की रियासत है जो पाकिस्तान में है। हाँ। तो अमरकोट के राजकुमार थे महेंद्र। तो ऐसा कहते हैं कि महेंद्र और उनके बहन हुई थे हमीर जडेजा, गुजरात के थे, जाडेजा राजवंश के। तो वो एक बार कहते हैं कि शिकार खेलने के लिए गए। अच्छा। अब शिकार खेलने के लिए कहते हैं कि अमरकोट से रवाना हुए। आखेट खेला करते थे पहले, राजाओं के शौक हुआ करते थे। तो जब आखेट खेलने के लिए गए तो कहते हैं कि अमरकोट से आखेट खेलते खेलते इधर अपने मांड क्षेत्र, जिसको आज अपने जैसलमेर कहते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचे तो कहते हैं कि वो 2-3 दिन से भूखे प्यासे थे। अब आज की तरह जीपीएस तो होता नहीं था कि भाई मैप लगा ले, रास्ता भटक गए थे। दोनों मरुस्थल में कोई खेजड़ी की छांव के नीचे बैठे हुए थे। दोनों मन में विचार कर रहे थे कि भाई भूखे प्यासे भयंकर, अब तो प्राण निकल जाएंगे। अब रेत के दौरों में न तो आसपास नजर दौड़ाए तो चारों ओर रेत के दौरे ही दौरे दिखे, आसपास कुछ है नहीं। तो उनको यूं मन में विचार आया कि यार रोटी तो दूर की बात है, अगर पानी नहीं मिला तो प्यासे ही मर जाएंगे। अब अपने रेगिस्तान में तो कहते हैं कि पानी था ही नहीं। मारवाड़ी में कहावत है कि घी मांगो मिल जाए बाकी पानी नहीं मिले। तो घी सस्ता था और पानी महंगा था। पर दोनों मन में विचार करते हैं कि पानी मिल जाए तो किसी तरह आज तो मामला पार पड़ जाएगा। अब दोनों विचार कर रहे थे तो उनको कहते हैं कि एक नदी की आवाज सुनाई देती है। अच्छा। तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि भाई रेत के दौरों में नदी का क्या काम। पर उनको लगा कि यार नहीं, अपने आवाज तो सही आ रही है, जंजाल वाली बात तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि भूखे आदमी कल्पना कर लेते हैं। अक्सर अपने क्या कि जैसे मुझे याद है कि हम जब पढ़ते थे तो ऐसे सामने रोटी पड़ी रहती थी तब भूख नहीं लगती थी। पर जिस दिन ये होता है कि यार आज रोटी नहीं बनाएंगे, फिर पूरी रात निकलनी महाभारत हो जाती थी। फिर रसोई में जा करके बार बार चेक करो, खाने को कुछ होता ही नहीं था। तो वैसे ही उनको पहले तो लगा कि भाई कहीं जंजाल तो नहीं देख रहे, कोई कल्पना तो नहीं कर रहे। पर उनको लगा कि नहीं, जंजाल नहीं, वास्तव में नदी की आवाज आ रही है। तो वो नदी की आवाज सुन करके जब गए तो वहां उनको एक नदी बहती हुई दिखती है। नदी के पास में यूं शानदार बाग बगीचे दिखते हैं, महल बने हुए दिखते हैं, जो वास्तव में मतलब यूं अचंभित करने वाली बात थी कि यार रेत के दौरों में इतने शानदार महल और ये बाग बगीचे, नदियां, ये कैसे। तो वो नदी में स्नान उनान करके पानी वानी पी के वहां जाते हैं कि भाई किसी राजा राजकुमार का ही महल होगा। तो वो गए तो पता चला कि ये तो मुमल की मेड़ी है। क्या बात। वो काक नदी हुआ करती थी जैसलमेर में, और उस काक नदी के पास में वो मुमल की मेड़ी बनी हुई थी, महल बना हुआ था। तो वो गए वहां पर, पहले तो दासियों से पूछा कि भाई किसका महल है। तो दासियों ने कहा ये तो मुमल का महल है। तो मुमल के बारे में उन्होंने सुना नहीं था महेंद्र ने। फिर वो विश्राम करते तो मुमल कहते हैं कि बहुत चतुर थी, जितनी सुंदर थी उतनी कहते कि बुद्धिमान भी थी, बहुत चतुर थी। अच्छा। तो मुमल को जब दासियां जाकर के कहती कि ऐसे कोई 2 राजकुमार आए हुए, रास्ता भटके हुए और अपने यहाँ विश्राम कर रहे हैं, तो मुमल उनकी परीक्षा लेती कि भाई वास्तव में ये समझदार है कि नहीं, चतुर है कि नहीं। तो मुमल उन दासियों में से कहती है कि भाई उन राजकुमारों में से किसी एक को बुला करके लाओ। तो वो उधर कहते हैं कि महेंद्र और हमीर दोनों विचार कर रहे थे कि भाई मुमल कितनी सुंदर होगी, है ना, जिसकी सुंदरता की इतनी तारीफें हो रही है, वो कहते मतलब कितनी रूपवान होगी। और यहाँ आए तो एक बार कम से कम ऐसी रूपवान राजकुमारी को देख के तो जाए, ऐसी सुंदर राजकुमारी को देख के तो जाए। तो उन दासियों में से एक आती है और वो कहती है भाई आपको एक राजकुमार को मुमल ने बुलाया है। तो इतना सुनते ही वो हमीर जो महेंद्र का बहनोई था वो कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। अब हमीर गए तो कहते हैं कि जब मुमल की मेड़ी में प्रवेश करता है तो जाते ही उसने देखा कि वहां एक तालाब बना हुआ था, तालाब के किनारे मगरमच्छ पड़े हुए थे। तो वो जैसे ही मगरमच्छ को देखता है तो उसके पैर रुक जाते हैं। उसको यूँ लगता है कि भाई ये तो कोई राजकुमारी तो है नहीं, ये तो कोई यहाँ कोई जानवरों को खिलाने के लिए बुलाया है। थोड़ी सी नजर हटी तो सामने कहते कि उसको शेर दिखता है। तो वो वहीं से वापस भाग जाता है। महेंद्र ने पूछा कि भाई भाग क्यों रहा, कि तू जा, तुझे बुलाया है। अब महेंद्र कहते कि बहुत बुद्धिमान था। तो महेंद्र अपने साथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के गया।
अब महेंद्र गया तो उसने जाते देखा कि वो तालाब के किनारे मगरमच्छ थे। तो महेंद्र ने कहते कि भाले का प्रहार किया तो वो मगरमच्छ वहीं ढेर हो जाते हैं। वो नकली मगरमच्छ, वैसे कोई बनावटी डमी रखी हुई थी। मूमल उनकी परीक्षा ले रही थी कि भाई समझदार और चतुर है कि नहीं हम। सामने देखा तो वो शेर बैठा हुआ था, तो शेर पे भी जैसे ही वार किया तो वो शेर भी वहीं ढेर हो जाता है, और मोम का बना हुआ शेर था। ऐसे करते करते मूमल जो जो परीक्षाएं ले रही थी वो सब में पास हो जाता है, और महेंद्र अंततः मूमल के पास पहुंच जाता है। अब मूमल के पास जब पहुंचा तो मूमल के रूप को देख करके उसको प्रेम हो जाता है, और मूमल भी उस महेंद्र की चतुराई और उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ी प्रभावित थी। तो दोनों प्रेम करने लग जाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। मूमल महेंद्र से कहने लग जाती है कि भाई मैं तो आपके साथ ही पूरा जीवन यापन करना चाहती हूँ, मैं तो एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। महेंद्र ने कहा भाई मैं भी तेरे से इतना प्रेम करने लग गया हूँ कि मुझे भी यूं लगता है कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर महेंद्र कहते कि अमरकोट का राजकुमार था और उसकी 7 रानियां पहले से थी, तो शादी हो रखी थी। तो महेंद्र मूमल को बताता है कि देख 7 रानियां मेरे ऑलरेडी है। मूमल ने कहा कोई बात नहीं, 7 है, पहले राजाओं के हुआ करती थी, राजकुमारों की कोई बड़ी बात नहीं थी कि 7 और चाहिए 27 हो। आज से तो मूमल जिएगी तो महेंद्र के नाम से जिएगी, मरेगी तो महेंद्र के नाम से मरेगी। अब महेंद्र मूमल को कहता है कि अभी तो मुझे अमरकोट जाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन से रास्ता भटका हुआ हूँ, और घर नहीं गए तो लोग, घर वाले जो मेरे बारे में टेंशन करेंगे। सही है। तो मूमल कहती है कि भाई ठीक है, अभी तो तू अमरकोट चला जा, पर मुझे वचन दे करके जा कि भाई तू रोज शाम को मेरे से मिलने के लिए आएगा। अच्छा। तो महेंद्र मूमल को वचन दे के जाता है कि मैं रोज शाम को तेरे से मिलने आऊंगा। मूमल ने कहा कि जिस दिन तू नहीं आया उसके अगले दिन मूमल जिंदा नहीं बचेगी। अच्छा, अल्टीमेटम दे दिया। हाँ। तो महेंद्र कहते हैं कि मूमल को वचन दे के जाता है कि भाई मैं रोज अमरकोट से लोदरवा तेरे से मिलने आऊंगा। अब महेंद्र अमरकोट तो चला जाता है। अमरकोट जाकर के उसको याद आता है कि भाई मैंने मूमल को वचन दिया है कि रोज उससे मिलने के लिए जाना है। तो जाए कैसे, तो पहले संसाधन यही होते थे, तो कोई रायिका को बुलाया जाता है कि भाई ऐसा तेज दौड़ने वाला ऊंट जो रातों रात अमरकोट से लोदरवा जाकर के वापस आ जाए। तो रायिका ने तेज दौड़ने वाला ऊंट दे दिया। अब महेंद्र कहते कि दिन भर तो राजकाज संभालता और रोज शाम को अमरकोट से लोदरवा जाता। अब बाकी की जो रानियां थी, कई दिनों से ऐसा चल रहा था, बाकी की रानियां टेंशन में आ गई कि भाई महेंद्र दिन भर तो राजकाज में व्यस्त रहता है और रात को ये जाता कहाँ है। तो ये होता था कि भाई सबसे छोटी वाली जो रानी होती थी वो प्रिय रानी होती थी, तो उसके पास ज्यादा समय रहता था। तो सबसे छोटी वाली रानी को पूछा गया कि भाई महेंद्र कहाँ रहता है। तो सबसे छोटी वाली रानी ने कहा कि भाई मुझे भी नहीं पता, रोज शाम को जाते हैं, राम जाने कहाँ जाते हैं। अब कहा कि भाई शाम को जाते हैं तो भाई 7 रानियां तो अपने हैं, 8वीं है कौन, कैसे पता लगाए। तो सारी कहते कि महेंद्र की माँ के पास गई, अपनी सास के पास गई कि भाई आपका जो राजकुमार है कहाँ जाता है, शाम को राम जाने कहाँ जाता है, पता ही नहीं है। तो महेंद्र की माँ ने पूछा कि भाई वो सुबह किस टाइम आता है, कि सुबह भोर के समय आता है और पूरा पानी से भिगा हुआ आता है। कहते कि वो काक नदी को पार करके जाता था और काक नदी को पार करके वापस आता था, तो वो पानी से पूरा भिगा हुआ रहता था। तो महेंद्र की माँ सबसे छोटी वाली रानी को कहती कि कल सुबह जब आए तो वो जब वो पलंग पे सोया हुआ रहे तो उसके केसों के नीचे एक बर्तन रखना और उसमें जो पानी इकट्ठा हो तो वो मेरे पास लेकर के आना। अपने पता लगाएंगे कि भाई वो कौन सी नदी का पानी है, कहाँ जाता है वो। तो अगले दिन जब महेंद्र आया तो वो पलंग पे सो रहा था, तो उसके केसों के नीचे वो बर्तन में से पानी रखा गया, पानी लिया गया और वो पानी फिर जब चेक करवाया गया तो पता चला कि काक नदी का पानी है, जहाँ मूमल की मेडी बनी हुई थी। तो काक नदी का पानी, इसका मतलब वो मूमल से मिलने जाता है। तो रानियों को बड़ा दुख हुआ कि भाई मूमल जैसी सुंदर राजकुमारी से मिलने जा रहा है, इसीलिए वो हमारी तरफ नहीं देख रहा है। मूमल रूप का पर्याय हुआ करती थी, सुंदरता का प्रतीक थी वो। तो बाकी की रानियों को लगा कि भाई किसी तरह मूमल और महेंद्र का मिलन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो बाकी की रानियों ने योजना बनाई कि भाई जिस ऊंट पे ये सवार होके जाता है, एक काम करते हैं उस ऊंट को ही मरवा देते हैं। तो बाकी की रानियों ने कहते कि उस ऊंट को मरवा दिया। अब शाम को जब महेंद्र अमरकोट से लोदरवा के लिए रवाना हुआ तो उसने देखा कि ऊंट तो है ही नहीं। अब क्या करें। तो रायिका को पूछा गया, तो रायिका ने कहा साहब आपकी माता को और बाकी रानियों को पता चल गया है, इसलिए ऊंट को मरवा दिया। तो महेंद्र ने कहा मरवा तो दिया पर अब जाना तो जरूरी है, नहीं गए तो मूमल मर जाएगी, तो और कोई ऑप्शन है क्या। तो रायिका ने कहा कि मेरे पास कोई एक ऊंट है, चीतल नाम का ऊंट है, वो बड़ा तेज दौड़ता है पर उसकी एक कमी है, उसको अगर कोई चलाते समय कोई बेंत मार दे, ऊंट चलाने के लिए जो बेंत होती थी
बेंत मार दे तो फिर वो बेकाबू हो जाता है। अच्छा। इसलिए वो तो दौड़ता तो खूब तेज है, मन की गति से ही दौड़ता है, वो इतना तेज दौड़ता है, पर भूल भरोस उसको बेंत मत मार देना। आप बेंत मार दिया तो फिर ये कंट्रोल नहीं होगा, पूरी रात ही ये भटकता रहेगा, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। महेंद्र ने कहा ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब महेंद्र कहते हैं कि वो जल्दबाजी में वो सारी चीजें उसके दिमाग से निकल गई और जल्द पहुंचने के चक्कर में कहते हैं कि उस ऊंट पे वो बेंत मार देता है। तो वो चीतल ऊंट कहते हैं कि पूरी रात ही एक तरह से बेकाबू रहता है। सुबह के समय किसी तरह वो कंट्रोल करके महेंद्र मूमल की मेड़ी तक पहुंचता है। अब कहते हैं कि रात भर जब महेंद्र नहीं आया तो मूमल और उसकी बहन जो सुमल थी वो दोनों इंतजार कर रही थी कि भाई कब आए। तो वो दोनों बहनें एक तरह से खेल खेल रही थी। खेल खेलते खेलते जो महल बना हुआ था उस महल के बाहर ही उनका पलंग लगा हुआ था, वो दोनों बहनें से सो जाती। मूमल तो कोई राजकुमारी के कपड़ों में थी और उसकी बहन सुमल पुरुषों के वेश में थी। अच्छा। वो कोई ऐसे खेल खेल रही थी और खेल खेलते खेलते उनको नींद आ जाती है। सुबह जब महेंद्र आया तो उसने देखा कि पलंग पे तो मूमल सो रही है, उसके पास में कोई पुरुष सो रहा है। अब उसने भ्रम पाल लिया, मन में उसके विकार आ गए। तो महेंद्र को लगा कि भाई मूमल तो इस प्रकार की है कि भाई मैं नहीं पहुंचा तो किसी दूसरे पुरुष के साथ में ये ऐसे सहवास कर रही है। तो महेंद्र को बड़ा दुख हुआ कि जिस मूमल से मिलने के लिए वो इस प्रकार की क्रियाकलाप करता था, ऐसे भाई रोज पूरा राजकाज संभाल के फिर वो यहाँ तक पहुंचता था, वो मूमल तो उसके साथ ऐसे गद्दारी कर रही है। आज की जो भाषा है वो बेवफा है कि सोनम गुप्ता की तरह है। तो महेंद्र को बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो ऐसे निकल गई। तो महेंद्र कहते हैं कि वहां से वापस चला जाता है। दासियां वगैरह रोकने की कोशिश करती है पर उसको क्रोध इतना रहता है कि वो किसी की नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। सुबह जब मूमल जागी तो मूमल ने दासियों को पूछा कि भाई महेंद्र नहीं आया क्या। दासियों ने कहा आया तो था पर वो किसी की सुन के बिना सुने ही वापस चला गया। तो मूमल समझदार थी, उसको लगा कि हाँ हो सकता है कि उसने ऐसा भ्रम पाल लिया क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ पुरुषों के कपड़ों में थी, तो हो सकता है कि उसने मन में इस प्रकार का विकार पाल लिया होगा। तो उसके मन के विकार दूर करने जरूरी है। इधर कहते हैं कि महेंद्र इतना क्रोधित हुआ मूमल के पर कि वो जब अमरकोट पहुंचा तो उसने सारे दरबारियों को कह दिया कि भाई अमरकोट लोद्रवा से कोई भी संदेश आए, मूमल के नाम का कोई भी संदेश आए तो उसको फाड़ देना, मेरे तक वो संदेश पहुंचना ही नहीं चाहिए। जो संदेश लेके आए उसको जेल में डाल देना। अब कहते हैं कि मूमल रोज उसको संदेश भेजा करती थी, रोज अलग अलग जो संदेश लेके जाते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। महेंद्र तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी। जो मूमल कहते कि रूप की इतनी मतलब सुंदरता की प्रियाएं थी, वो विरह में इतनी व्याकुल होती है कि वो सब कुछ भूल जाती है, श्रृंगार करना भूल जाती है, खाना पीना सब कुछ भूल जाती है। और वो सुबह से शाम तक दिन भर ये बाट जोती है कि भी कभी अमरकोट से कोई ऐसा संदेश आए या महेंद्र आए मेरा हालचाल पूछना आए, वो हर समय उसकी विरह में रहती है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। मूमल को लगा कि भी किसी तरह उसको एक बार सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है कि वास्तविकता क्या है, क्यों उसने भ्रम पाला है। तो मूमल कहते हैं कि किसी डाडी जाति का, अपने गाने बजाने वाली एक जाति है, डाडी जाति के किसी व्यक्ति को भेजती है कि तू किसी तरह एक बार महेंद्र को सच्चाई बता दे कि वास्तविकता क्या है। तो वो डाडी जाति का व्यक्ति गाते गाते किसी तरह महेंद्र के पास पहुंच गया और वो गीत गा करके पूरी वास्तविकता महेंद्र के सामने बता देता है। तो महेंद्र को जब वास्तविकता पता चलती है तो उसको बड़ा दुख होता है कि यार जो मूमल उससे इतना प्रेम करती थी उस मूमल पे ऐसी मैंने इस प्रकार के भ्रम पाले। तो महेंद्र पूछता है कि भाई मूमल आज भी मेरे से उतना ही प्रेम करती है क्या। तो वो डाडी जाति का कहता है कि प्रेम क्या, वो सुबह से शाम तक आपकी बाट जोती रहती है, वो अमरकोट का रास्ता निहारती रहती है कि कब महेंद्र आएगा। खाना पीना सजना संवरना सब कुछ उसने छोड़ दिया, त्याग दिया है। तो महेंद्र उस डाडी जाति के व्यक्ति को कहता है कि तूने मेरे को सच्चाई बता करके बहुत अच्छा काम किया, खूब उसको इनाम दिया जाता है। और महेंद्र उसको कहता है कि तू जा और मूमल को बोल कि मैं बारात लेकर के शादी करने के लिए आ रहा हूँ। तो वो डाडी जाति का करके मूमल को बधाई देता है कि मैंने महेंद्र को सच्चाई बता दी है और वो आपसे शादी करने के लिए आ रहा है। तो मूमल बड़ी राजी हुई, सज धज करके दुल्हन के वेश में बैठी थी। इधर महेंद्र बारात लेकर के रवाना होता है। लोद्रवा पहुंचने से पहले उसके मन में ऐसे ही ख्याल आया कि यार वास्तव में मूमल की मैं परीक्षा लूं कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती, प्रेम उसका कम तो नहीं हुआ है, इतने दिन बाद में मिलने जा रहा हूं। तो वो एक अपने साथी को भेजता है कि तू जा और झूठा रोते रोते ऐसे ड्रामा करते हुए जा और मूमल को जाकर के कहे कि महेंद्र तो आ रहा था, बीच रास्ते में उसको सांप खा गया और सांप खाने से महेंद्र की मौत हो गई। मेरी मृत्यु की खबर सुनने के बाद उसका क्या हाव भाव रहता है, उसको कितना फर्क पड़ता है, तू मुझे आके बताना। मजाक मजाक में उसने ऐसा कह दिया। तो उसका कोई साथी जाता है,
और रोते रोते जाता है और कहते हैं कि मुमल के पास जाकर के कहता है कि भाई महेंद्र बारात लेके तो आ रहा था, पर लोदरवा की सीमा पे उसको सांप खा गया। पियोना सांप अपने जैसलमेर में होते हैं, तो वो पियोना सांप खा गया और उससे कहते हैं कि उसको हाथों हाथ उसकी मौत हो गई। तो कहते हैं कि मुमल ने महेंद्र की मृत्यु की खबर सुनते ही मुमल ने अपने प्राण त्याग दिए थे। महेंद्र को जब बाद में पता चला कि जब उसका साथी मुमल को ये जाकर के कहता है कि महेंद्र की मृत्यु हो गई, मृत्यु शब्द सुनते ही मुमल ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे तो खूब अपने किस्से हैं। सही बात है। तो इससे मेरे को वो याद आ रहा है कि दापू खान जी करके जो दापू खान जी, वो ये मुमल की बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गाते। तो उसमें उनकी ब्यूटी की बहुत तारीफ होती थी, भाई उनके दांत कैसे थे। बिल्कुल। वो जो गीत है मुमल, वो पूरा एक श्रृंगारिक गीत है, जिसमें मुमल के नक से सिक तक पूरी सुंदरता का बखान है। जिसमें उसमें कहा गया है कि शीश मुमल रो स्वरूप नारियल जो, केस मुमल रा बासक नाग जो, कि उसके केस जो बासक नाग जो है ना, होठ मुमल रा रेशम डोर जो, कोई आंख मुमल री मदिरा प्याले जो, कि उसकी आंखें जो मदिरे के प्याले के समान है, होठ जो है वो रेशम की डोर की तरह है। तो एक तरह से पूरा नक से सिक तक सुंदरता का बखान है। दांतों के बारे में कुछ, हाँ, दाड़म बीज जो, अनार के बीज की तरह छोटे दांत है। सही बात है। तो मतलब ये लव स्टोरी सुन के लगता है कि भाई ये हीर रांझा से भी बढ़िया बिल्कुल लव स्टोरी रही अपने राजस्थान की। और ऐसी चीजें लोक कला के माध्यम से बाहर आती थी, जैसे दापू खान जी का आपने जो जिक्र किया, तो वो भी मतलब कलाकार तो बहुत ही उम्दा कलाकार थे, पर बुढ़ापा और उनके जाने के बाद में भी, जाने तक भी वो मतलब इतने समृद्ध नहीं हो पाए कि अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कि भाई किन की कमियां रही है राजस्थान की इस लोक कला को, मतलब पिछड़ी हुई कैसे रह गई, क्या लगता है किन के प्रयास नहीं? देखो, कलाकार तो अपना राजस्थान का संगीत तो इतना मजबूत है कि राजस्थान की लोक संगीत और गायकी जो है, अपने जैसे पश्चिमी राजस्थान में कई सारी ऐसी जातियां, जैसे लंगा है, मांगणियार जाति है, डाडी है, मिरासी है, डोली है, राणा है। तो ये वो जातियां हैं जिनका खानदानी काम ही संगीत है। और आप बाड़मेर जैसलमेर में देख लीजिए कि घर घर में आपको ऐसे इतने उम्दा कलाकार मिल जाएंगे जिनकी संगीत गायकी और जिनके सुर ताल इतने जोरदार है कि अभी जैसे आपने देखते हैं कि 5 साल का 6 साल का बच्चा जो हम खूब देख रहे हैं रील्स में, वो कितना जोरदार, कितना मतलब संगीत को प्रॉपर जानने वाला लड़का है। वो बड़े बड़े सिंगर उसकी गायकी के दीवाने हैं। छोटू खान, हाँ, छोटू खान जिसका नाम है। तो ऐसा, हाँ, अभी वो खूब चल रहा है। जो भगवान कृष्ण की लोरी गाई उन्होंने, कितना जोरदार गाया है। तो संगीत बहुत जोरदार है। समस्या ये है कि हम नकारने की आदत पड़ गई है अपने अंदर। हम वो अपने कहावत है ना कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर बा बात है, घर का जोगी जोगी, घर का, हाँ। तो वह स्थिति है अपनी कि अपने जो वास्तविक कलाकार है, हमें पता है कि भाई वो बहुत जोरदार गाते हैं और इतने जोरदार गाते हैं कि उसमें ही अपने को आनंद आता है। और अपने नहीं, पूरा जो संगीत का ज्ञान रखता है, जानकारी रखता है, उनको सबको पता है इस चीज का। पर अपने दिखावे के लिए क्या है कि उनको न तो ढंग से प्रमोट कर पाते हैं, न हम उनको सुन पाते हैं, और न जैसे उनके शोज वगैरह होते हैं तो उसमें हम जाते हैं, हम भीड़ के पीछे जाते हैं। कोई दूसरा सिंगर आता है तो वो अपने वहां जाकर के उनको देखते हैं। अपने जो वास्तविक जो राजस्थानी कल्चरल जो गीत गाने वाले लोग हैं, हम उनको नकार, हम ये मान लो कि खुद कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि इतने प्रतिभावान कलाकार, इतने जोरदार कलाकार जिनमें वास्तव में संगीत का वास्तविक ज्ञान है और जो राजस्थान की कल्चरल चीजों पे ही जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम खुद प्रमोट नहीं करते हैं। सही बात है। मतलब कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर पाए, पूरा राजस्थान इनको सुन रहा हो। आज के समय में ऐसा, मतलब ऐसा कोई कलाकार नहीं। हर राज्यों के पास है, पंजाब के पास अपने सिंगर्स हैं, गुजरात वालों के पास अपने हैं, तो राजस्थान वालों के पास ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको पूरा राजस्थान सुने। नहीं, सिंगर तो खैर खूब है, पर पैन राजस्थान रीच नहीं रखते। मतलब एक तो भाषाई तौर पर थोड़ा सा वो बोली वाला अगर सर ऐसा होता तो फिर उनको पंजाबी गाने क्यों समझ आ रहे हैं? हाँ, ये राजस्थान वालों को यही बात है कि वो नकारने वाली बात है कि पंजाब का कोई सिंगर आता है तो वहाँ लाखों लोग जाते हैं और बहुत महंगी टिकट्स, लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी। बिल्कुल, दिलजीत दोसांझ, है ना, हाँ। तो मतलब खूब उसकी टिकट विकेट के लिए लोगों ने प्रयत्न किए, नहीं मिल पाई। अपने सिंगर को हम जानबूझ के वो अवॉइड करने वाली बात है। अब जैसे सीमा मिश्रा जी हैं, राजस्थान की
मतलब गीतों को जिंदा करने वाली कोई सुर सम्राज्ञी है तो वो सीमा मिश्रा जी है। ऐसे खूब उदाहरण है, जैसे अभी आप प्रकाश जी मालिका, छोटू सिंह जी रावणा का, विशाल जी कविया का, ऐसे अनगिनत नाम है जो मतलब इतने जोरदार संगीत के नॉलेज रखने वाले लोग हैं। पर हम क्या है कि वो दिखावे के पीछे हैं, उन चीजों को होड़ एक तरह से कि भाई हाँ मैं पंजाबी सिंगर का कोई कॉन्सर्ट देख के आया हूँ, मैं उसके साथ में फोटो लेके आया हूँ, वो हम सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते हैं। और विशेष करके आप जो नई जनरेशन है वो उसके पीछे पीछे चल रही है कि भाई पंजाबी सिंगर हाथ से पल्ले पड़े चाहे नहीं पड़े, काका क्या गा रहा है किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे। पर आज की स्थिति ये है कि हर एक युवा की फोन की जो म्यूजिक प्लेलिस्ट है उसमें पंजाबी सिंगर्स के गाने मिल जाएंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास सीमा मिश्रा के गानों का कलेक्शन होगा। या जैसे आप रामनिवासी राव की बात कर लें, या चंपे खान जी की, या दप्पू खान जी की बात कर लें, या कोई भी मांगनेयार सिंगर, लंगा सिंगर जो अपने वास्तव में राजस्थान के गीतों को गाते हैं, उनके सिंगर की कलेक्शन आपके पास बहुत कम होंगे। सही बात है। अभी लोगों का टेस्ट चेंज सा हो गया, मतलब वेस्टर्न की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं खुद भी पंजाबी गाने भी सुन लेता हूँ, हरियाणवी भी सुन लेते हैं, पर राजस्थानी भी सुनते हैं। मतलब म्यूजिक को सिर्फ अपन बांध के नहीं रख सकते कि सिर्फ यही सुनना चाहिए। तो नहीं, टेस्ट चेंज होना चलो ठीक है, पर अगर टेस्ट चेंज के चक्कर में हम अपनी चीजें क्यों खत्म करना, वो गलत है। खत्म करना गलत है। मेरी बात करो तो मैं दिलजीत दोसांझ को भी सुन सकता हूँ और दप्पू खान जी को भी जान सकता हूँ। तो वही बात है कि रेंज हो सकती है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है। तो सर एक तरफ मतलब कई बार अपने राजस्थान के यूथ पे आरोप लगता रहता है भाई इन लोगों ने संस्कृति को छोड़ सा दिया है, और कई बार अपन सोचते हैं कि यार मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो पाया है। तो जिम्मेदारी की तो बात छोड़ो, मतलब बैलेंस्ड वे में कैसे चला जा सकता है कि भाई मॉडर्न भी हो जाए और अपनी कल्चर को भी ना छोड़ें, ऐसा कैसे? इसके लिए पहली चीज तो ये है कि अपने परिवार और संस्कारों से जुड़े हुए रहना जरूरी है। ठीक बात। सबसे बड़ी बात ये है, बच्चा जयपुर आता है, 5 साल जयपुर रहता है और यहाँ आकर के उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी चीज़ें ख़त्म कर लेता है, परिवार की चीज़ें ख़त्म कर लेता है। तो वो नहीं होना चाहिए। अपने मेरी जड़ें क्या है, मेरे संस्कार क्या है, वो तो हमेशा ध्यान में रखें। हम इतने भी अंधे नहीं हो कि चलो ठीक है कि हम आधुनिकरण के नाम पे बिल्कुल ही फॉरवर्ड हो जाए, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कलंक हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दिखावटीपन में इतने अंधे हो जाएं कि लोग हमारे ऊपर हंसे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज के दौर पे जैसे हम राजस्थानी गानों की बात कर लें तो राजस्थानी गानों में कितनी फॉरवर्डता आ गई है। भोजपुरी गाने इंडस्ट्री में फॉरवर्ड माने जाते थे। अब राजस्थानी गाने अव्वल हैं इस मामले में। नॉर्मली जैसे मान लो कि पहले दुल्हन जब घर आती थी तो उसके स्वागत में कितने जोरदार गीत गाए जाते थे, आंगन में आई मारी प्यारी भौजाई। और अब स्थिति ये है कि आती है तो जेल करावे गिर, बाबी आवे गिर। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हंसे। कल्चरल चीजें तभी जिंदा रह पाएगी जब हम अपने संस्कारों को ध्यान में रखेंगे, और उसके लिए परिवार, माता पिता सब लोग जिम्मेदार हैं कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संसाधन दें। आज के दौर की जैसे मान लो कि उसके लिए जो भाषा आवश्यक है वो दें, पर साथ साथ ये भी पढ़ाएं कि हम किन जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी संस्कृति क्या है, वो भी उसको पता रहनी चाहिए। तो सर मतलब लोक देवताओं के बारे में भी कहा जाता है कि भाई सारे लोक देवताओं के बारे में अपन जो हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ते हैं, मतलब जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लोगों को तो पढ़ने को मिल जाता है, पर जो साइंस के हैं या बाद के लोग हैं तो उनको 10th तक जितना बेसिक समझ आता है उतना करते हैं, बाद में वो इतना जुड़ा हुआ नहीं रह पाते हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं या फिर किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं? कहने का मतलब ये जुड़ने का तो देखो ऐसा है कि भाई लोक देवता अपनी संस्कृति का ज्ञान तो होना अच्छी चीज है, नुकसानदायक तो कोई है ही नहीं। दूसरी चीज ये उपयोगी भी है। उपयोगी इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो हम दोहरा फायदा भी, हमारी संस्कृति को जान भी रहे हैं और साथ साथ वो हमारे लिए सफलता के लिए एक तरह से वो सीढ़ी है कि भाई हम। एक बात तो हो गई भाई, सफलता के लिए तो पढ़ना पड़ रहा है, वो तो एक मजबूरी सी है। अगर किसी को कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं करना है तो उनको लोक देवता क्यों पढ़ने चाहिए, और किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है उन युवाओं को लोक संस्कृति तरीके से? चाहे हम ये मान लो कि उपयोगी हो चाहे नहीं हो, जैसे अभी आपने बताया कि भी सफलता के लिए जरूरी है, वो पढ़ना कंपलसरी है, कंपलसरी के हिसाब से वो पढ़ रहे होंगे। जो चीज जैसे मान लो जो वर्ग इससे जुड़ा हुआ ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो इन चीजों को क्यों पढ़े? तो उसका एक कारण तो ये है कि भाई हम अपनी संस्कृति का ज्ञान तो रखें,
हम अपनी कल्चर, मारवाड़ का कोई लड़का है और उसको अगर जाम्बो जी के बारे में, तेजा जी के बारे में, करणी माता के बारे में, देवनारायण जी के बारे में नहीं पता है, तो वो कहीं ना कहीं एक कमी है कि भाई हम जिन चीज़ों से जुड़े हुए हमारे लोगों को ही नहीं जान रहे, हमारे अतीत को नहीं जान रहे। क्योंकि अब जो आज की जनरेशन है ये तो फिर भी बीच की एक कड़ी है कि उसने वो पुराने रिवाज भी देखे और बदलते हुए परिवेश को भी देखा है, दोनों चीजें देखी है। पर आज से 20 साल बाद जो नई जनरेशन आएगी वो इन चीजों से बिल्कुल कट जाएंगे। इन चीजों को जिंदा तभी रख पाएंगे जब हम उन पीढ़ियों को बताएंगे, हम उस जनरेशन को बताएंगे कि भी हमारे ऐसे देवता हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले प्रकृति के महत्व को बताया है, जिन्होंने ये बताया कि जीवों पे दया करनी चाहिए। आज से 500 साल पहले से देवता हुए जिन्होंने अपने वचनों को निभाने की खातिर प्राण दिए हैं, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने का काम किया है, जात पात की भावना को मिटाने का, ऊंच नीच की भावना को मिटाने का काम किया है। ऐसे देवता हुए हैं ताकि वो उन चीजों को जान सके। सही बात है। तो मतलब अपन हिस्ट्री से सीख सकते हैं कि आज के समय में कैसे रहना है। हाँ, चाहे एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे झूठ नहीं बोलना हो, बेसिक चीजें अपन सीख सकते हैं। भाई कोई भी देवता आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई मोरल तो वहां से मिलेगा ही आपको, कोई ना कोई सीख तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। वहां से आपको सीख मिलेगी कि भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आज से चलो, आज तो समाज में खूब परिवर्तन हो गया है। आज से 500 साल पहले जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीजें खूब हुआ करती थी। तो उस टाइम भी हमारे लोक देवताओं ने कहा कि ये गलत है। रामदेव जी महाराज हम पढ़ते हैं, रामदेव जी ने तो पूरा जीवन इसी में बिताया कि ये सिर्फ बनावटी चीजें हैं, ये हम लोगों ने बनाई है, कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भी जात पात नहीं होना चाहिए। तो उनकी सोच कितनी सकारात्मक है। तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा मैसेज वहां से मिलता है, हमें वहां से खूब सारी चीजें सीखने को मिलती है। वचन सिद्धता क्या है ये हमारे देवताओं ने बताई है। आज आप बात करते हो कि पूरी दुनिया इस चीज के लिए चिंतित है कि भाई किस प्रकार जो है वो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारे संतों ने पहले बताया बिल्कुल कि भी पेड़ों को मत काटिए। आज तो फिर भी लोगों को इन चीज़ों को, भाई साइंस इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। उस टाइम तो लोग पेड़ काट करके अपनी आजीविका चलाते थे, तब यहाँ के संतों ने कहा कि भाई ये चीज़ें मत करो, आने वाला समय बहुत संकट में हो जाएगा, जीवों पे दया रखो, पेड़ों को मत काटो। सही बात। तो सर हिस्ट्री के बारे में भी यूथ का सवाल यही है, अगर कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता है, उनको भाई सन याद नहीं रखने हैं, चीज़ें नहीं रखनी है, तो हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हिस्ट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, फर्क पड़ने को तो कुछ नहीं पड़े, पर हिस्ट्री है इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। मुझे यूँ लगता है कि कोई एक पेज पढ़ ले तो फिर उसकी जो है वो दिलचस्पी बढ़ जाती है। दिलचस्पी बढ़ जाती है, पर उससे आज उनसे क्या फ़ायदा है भाई कि कोई मतलब आक्रमण करने के लिए भारत में कब आया था, कोई चीज़ें कौन से सन में हुई थी, इन सारी चीज़ों को। जरूरी तो सारी चीज़ें होती है, जरूरी तो भाई हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो फिर हमारा जीवन ही क्या है। जरूरी जीवन में सारी चीज़ें हैं कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं, हम जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ का अतीत तो आपको पता होना चाहिए। आज से 500 साल पहले क्या था यहाँ, कौन कौन ऐसे आए यहाँ पे, कौन कौन आक्रमणकारी आए, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने ये वहाँ के आक्रमणकारियों को रोकने का काम किया, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने से बचाया था, इस धर्म को जिंदा रखा, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने संस्कृति को बचाया, इन मंदिरों को बचाया। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, नुकसानदायक कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। मतलब वही बात है कि उससे सीखने वाला एस्पेक्ट समझ आना चाहिए कि भाई आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो भी उसको आप मॉडर्न समय में काम ले सकते हो, उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हो। सही बात है। तो सर लोक साहित्य का अभी जो राजस्थान का हाल है उससे आप क्या संतुष्ट हो कि जन जन तक पहुंचाया जाने में क्या खामियां हैं, किस तरीके से? साहित्य तो ऐसा है कि हालांकि साहित्यकारों की खूब फहरिस्त है, कई ऐसे नाम हैं जो इन चीजों को जिंदा करके चल रहे हैं। उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है चीजों का? क्या सरकार कहीं ना कहीं जैसे अपनी राजस्थानी भाषा के साथ में दुबांत कर रही है। राजस्थानी साहित्यकारों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, मोटा मोटी मैं एक आंकड़ा बताऊं कि 4 लाख से ज्यादा कोई भी जैसे मान लो व्यक्ति है और वो अगर एक कोई किताब लिखता है, कोई प्रसंग लिखता है, तो कई ऐसे प्रसंग है कि उसको 20 साल लग जाते हैं। कोई एक किताब लिखता है तो उसको 20 साल भी लग जाते हैं। ऐसे राजस्थानी साहित्य में कम से कम 4 लाख पोथियां हैं जो ज्ञान का भंडार है, जो हम लोग जानते ही नहीं है। वो बंद पड़ी है, उनका पब्लिकेशन ही नहीं हुआ है, प्रकाशन ही नहीं हुआ है, केवल इस वजह से कि सरकार राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी भाषा के साथ दुबांत कर रही है।
जितनी दूसरी भाषाओं के साहित्यकारों को वो एक तरह से प्रमोट कर रही है, राजस्थानी साहित्यकारों को उतना नहीं मिल पा रहा है, राजस्थानी कवियों को उतना नहीं मिल पा रहा है। जबकि अपने राजस्थान के साहित्य में आप देखिए कि तुलसीदास जी को सब जानते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं, तुलसीदास जी से भी पहले मेहोजी गोदारा जो हुए आपके विष्णुई संप्रदाय के, उन्होंने राजस्थानी में रामायण लिखी है। तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी है। तुलसीदास जी की रामायण को हर कोई जानता है, मेहोजी गोदारा को राजस्थान में ही नहीं जानते हम। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। अगर सरकार राजस्थानी साहित्यकारों के साथ उनको एक तरह से उनकी रचनाओं को प्रकाशित ढंग से करे तो वो चीज जन जन जानेगा। तो हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे कवियों ने उनसे पहले जो रामायण लिखी है, राजस्थानी रामायण, उनको नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ना सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो अभी सर त्रिभाषा वाला जो फॉर्मूला आया है शिक्षा नीति में कि वे 3 भाषाएं तो रहेगी, जिसमें एक मातृभाषा वाला है। तो जब हम तो बचपन में पढ़ते थे तो हमें हिंदी की ओर धकेला जाता था कि आपको हिंदी सीखनी है। मारवाड़ी तो हमें नेचुरली आती थी, तो हम पे फाइन लगता था, कोई मारवाड़ी बोल गया तो आता क्लास में। और मारवाड़ी अगर निकल भी जाती थी तो ऐसा लगता था यार क्या निकल गया मुंह से है। और जब हम बड़े हुए तो अब वापस जब ये मोमेंट आया है कि मातृभाषा वाला, कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, तो अब जो लोग हिंदी में अडॉप्ट हो चुके हैं, हालांकि राजस्थानी तो उनको तो आती है, पर हमें राजस्थानी का वो फॉर्मेट नहीं आता है जो कि एक यूनिवर्सल राजस्थानी हो सकती थी। मिन मारडी भाषा आवे, थाने थालडी आवे, सही है। तो एक मानक राजस्थानी कैसे, राजस्थानी मानक भाई मीरा की रचनाएं आप देख लीजिए, जैसे मारवाड़ी में है। तो सीखने को हम सारी चीजें सीखने को तो ऐसा है कि 6वीं क्लास में बच्चा संस्कृत सीखता है, पहली बार पढ़ता है, और वो 10वीं तक आते आते संस्कृत अच्छे से सीख जाता है, बोलना भी, समझना भी, सारी चीजें। तो अगर सरकार 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को मान्यता देती है, तो राजस्थानी अगर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, तो निश्चित रूप से जनरेशन जो राजस्थानी से थोड़ी अलग हो गई है, हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो वो उन चीजों को पढ़ाए जाएंगे तो वो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। वो एक तरह से भाई विद्यार्थी का जीवन ही वही है, वो सिखाया जाएगा स्कूलों में तो वो सीख लेगा। बाकी राजस्थानी आज के दौर में ये देखा जाए तो हम सब के लिए एक ये मान लो कि चैलेंज वाली बात हो गई है। हम सब के लिए ये मान लो कि इतना बड़ा राजस्थान है, और इस राजस्थान की 8 करोड़ से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, सरकार ने इन सब लोगों की जबान काट रखी है। अपने शेखावटी के एक कवि है कन्हैयालाल सेठिया, उन्होंने तो लिखा है कि हमने अगर राजस्थानी खत्म कर दी तो शीश कटी हुई धड़ बचेगी फिर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। भाई इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है। अगर हमने राजस्थानी खत्म कर दी थी, ये मान लो कि राजस्थान का चेहरा ही खत्म है। ये बिना चेहरे की धड़ बचेगी, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो उनका एक दोहा है कि खाली धड़री कद हुए रे चेहरे बिना पिछाण, राजस्थानी रे बिना वो क्या रो राजस्थान। सही बात है। जिस प्रकार बिना चेहरे की धड़ का कोई वजूद नहीं है, ठीक वैसे इस राजस्थानी के बिना राजस्थान का कोई वजूद नहीं है। सही बात है। तो सर राजस्थानी की प्रमोशन की जब बात आती है तो तब डायरेक्ट मतलब हिंदी का विरोध शुरू हो जाता है। अगर राजस्थानी में आप बात करते हो या फिर राजस्थानी को प्रमोट करते हो तो आप हिंदी बोलो ही मत। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थानी भी बोलो, हिंदी भी बोलो। नहीं, हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, सारी बात, जितनी भाषाएं आपको आती है वो तो आपके कौशल को निखारती है। अच्छी चीज है कि भाई आपको भाषाओं का ज्ञान है। सही, अगर आप मल्टीमीडिया पर हाँ, जहाँ अपने घर में हम यूं अपनी दादी को कहे कि दादी यू नो, तो वो गलत हो जाता है। जब दादी क्या जाने की दादी यू नो गाई नो, उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वहां पे अपने वो जड़ें जो है वो जिंदा रहनी जरूरी है। कम से कम अपने घर की, परिवार की वो जो भाषा है, जिसमें हमारी संस्कृति है, जिसमें हमारे देवी देवताओं ने सारी चीजें कही है, जिसमें हमारा अतीत है, घर परिवार की, हम जैसे मान लो जयपुर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं तो वहां अपनी चाहे हिंदी बोलिए चाहे अंग्रेजी बोलिए, और समय के हिसाब से सारी चीजें सीखनी भी जरूरी है। तो वहां आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर अपने घर परिवार, अपने बच्चों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में वो चीजें बोलिए जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी वास्तविकता है। और ये आम आदमी की तरफ से सिर्फ यही प्रयास हो सकते हैं। उनको मतलब कुछ भी अलग से आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने परिवार में घर पे राजस्थानी बोले, आपको मारवाड़ी आती तो मारवाड़ी बोलिए, मेवाड़ी आती तो मेवाड़ी बोलिए, आप ढूंढाड़ के हो तो ढूंढाड़ी बोलिए। तो बच्चे तो वो चीजें देख करके ही सारी चीजें सीखेंगे। सही बात। अब अपने बच्चों को पैदा होते ही घर में भी वो, हाँ ठीक है कि आज का समय ऐसा है
कि भाई ये चीजें जरूरी है, सीखनी जरूरी भी है, पर साथ साथ हम उन चीजों को नकार नहीं सके कि भाई हमारी जो प्राचीन भाषा है, इतनी जोरदार साहित्य है, अपना इतनी संस्कृति है, वो अपने घर में बच्चों को सिखाएं। सही बात है। तो सर, राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम नहीं है, इसको लेके भी कई बार विरोध भी होता है, कुछ स्वर आते हैं, तो क्या इस पे क्या याद आ रहा है आपको? मैंने अभी एक कोई वीडियो देखा था। अच्छा। हिम्मत सिंह जी चारण कोई कवि है। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि भाई उनको कोई यूपी का बंदा मिला था, तो उस यूपी के बंदे ने उनपे ताना मारा, व्यंग्य किया। अच्छा। कि यार तुम राजस्थान वाले ऐसे कर रहे हो कि हमारा इतिहास इतना जोरदार है, हमारी संस्कृति इतनी शानदार है, और इतना बड़ा स्टेट है, इतनी पॉपुलेशन है, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है राष्ट्रगान में। तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि भाई बाकी सब लोगों का नाम है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सबका है, सारे प्रांतों का नाम है, राजस्थानियों का नाम नहीं है। तो उन्होंने बड़ा जोरदार जवाब दिया, बड़ा शानदार जवाब दिया। उन्होंने, हिम्मत सिंह जी ने उसको कहा कि की कर लेवे नाम रो भारत रे राष्ट्रगान, सारी दुनिया बींदनी और धनी है राजस्थान। क्या बात है कि बाकी सब बींदनी है और ये मुकुट है, ये धनी है। इसलिए अपने ये परंपरा होती है कि भाई अपने लुगाई जो है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, तो राजस्थान का नाम इसीलिए नहीं लेते। अच्छा। हाँ, ये सामने से रोस्ट कर दिया उनको। हाँ कि भाई सही बात है। तो यूथ को सर कल्चर के लिए क्रिटिसाइज तो किया जाता है कि भाई आप कल्चरल की चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, कपड़े वगैरह भी आप वो नहीं पहनते हैं। तो आज के समय में मॉडर्न कपड़े तो हमें पहनने पड़ते हैं, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट वगैरह, तो उनको लेके कैसे चल सकते हैं? फिर कभी कभी पहने, क्या करें फिर? नहीं, कपड़े अपने तो देखो ऐसा है कि ये इतना तो संभव भी नहीं है कि भाई हम अपना खान पान और सारी चीजें भी वही रखें। ठीक है कि भाई समय के हिसाब से सारा बदलाव करना ही पड़ता है, सब लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही, तो हमें भी करना चाहिए। पर राजस्थान की कोई लड़की है, ठीक है कि भाई, या कोई लड़का है कि वो सारी चीजें आधुनिकरण की तरफ बढ़ रही है, पर जब उसको यूं साबित करना पड़े कि हाँ भी मैं राजस्थान की हूँ, तब उसको ये पता होना चाहिए कि राजस्थानी परिधान क्या है, अपने राजस्थान के लोक नृत्य क्या है। वहां पे वो नहीं होना चाहिए। गांव में आप गए हो और गांव में अगर आप वैसे कपड़े पहन के गए हो और आपको ये पता ही नहीं है कि लहंगा चुन्नी क्या है, या अपने राजस्थान का घाघरा क्या है, या जैसे मान लो कोई पुरुष है जिसको ये नहीं पता कि पगड़ी क्या है, तो ये गलत है। भाई जो पगड़ी अपने राजस्थान की पहचान है, हम चाहिए ठीक है कि भाई 365 दिन नहीं बांधे, पर 4 साल में 5 साल में घर में शादी हो तब तो हमें पता होनी चाहिए कि पगड़ी है ये, वो चीजें पता तो होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि अब वाली जनरेशन जो है वो इन चीजों से बिल्कुल कटती जा रही है। आज के लड़कों को ये पूछ ले कि भाई पेंचा क्या है, तो वो गूगल करेंगे कि पेंचा क्या है या फेंटा क्या है। पर ये चीजें हम घर में अपने दादू साहब के पास में बैठेंगे या घर के किसी भी बुजुर्ग के पास में बैठेंगे तो वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली आपको सिखा सकते हैं। तो सर, लोक देवताओं की आपकी वो दोहे वगैरह काफी रील्स वगैरह वायरल रहती है। हाँ। तो कई बार देखते हैं तो विजुअल्स कुछ और चल रहे होते हैं, मतलब देवताओं के, और आपकी आवाज पीछे आती है। तो पहली बार आपकी ऐसी कोई चीज किस पे बोली थी आपने, चली थी? मैंने पहली जो रील बनाई थी वो करणी माता की बनाई थी, करणी जी की बनाई थी। तो कितने साल पहले? अभी साल भर पहले। साल भर? हाँ। तो उस पे व्यूज वगैरह ठीक आए थे। फिर मुझे यूँ लगा कि हाँ भाई लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं, मेरे पास भाई इतनी सारी चीजें हैं, खूब सारे कवियों की किताबें हैं, घर में मैं जिस समाज से जुड़ा हुआ हूँ कि मैं बचपन से ये चीजें सुनता आया हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि भाई ये चीजें अपने वीडियो के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बना करके भी हर देवता का, हर संत का, तो लोगों ने उसको अच्छा ठीक है कि लाइक वाइक किया, पॉजिटिव मैसेज दिया एक तरह से। बोला था तेजा जी पे आपकी क्या रील्स थी, वो मतलब बोला हुआ कुछ दुआ था कि मोती समोन उजलार चंदन समोन काठ, तेजा समोन देवता जो पल में कर दे ठाठ। एक पल में ठाट बाट करने वाले देवता है तेजा जी। और इसी तरीके से जाम्बोजी पर भी आपने कुछ लाइंस बोली थी। बिल्कुल, जाम्बोजी पे कवि प्रांजल जी की पंक्तियां मैंने बोली थी और वो बहुत मतलब अच्छा लोगों ने उसको सराहा था। अच्छी मतलब मुझे यूं शाबाशी भी मिली थी उसके लिए। तो ये मतलब चलो ठीक है कि कवियों ने लिखा है, अच्छी चीज है, पर ये अपने संतों की वास्तव में महानता है। सही बात। आज मुझे यूं लगता है कि विश्नोई समाज आज भी उस परंपरा को निभाते। दुनिया का इकलौता ऐसा समाज होगा जो इस प्रकार की विचारधारा पे जीते कि प्रकृति का महत्व जीवन से ज्यादा है,
सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। दुनिया के किसी समाज में इतनी जोरदार विचारधारा नहीं है कि हम पेड़ बचाने के लिए अपना शीश भी कटवा लेंगे। और इसके अनगिनत उदाहरण है। अमृता देवी बिश्नोई माता अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए जानते हैं। रामाश्री गांव की घटना अपने पढ़ते हैं इतिहास में कि अनगिनत ऐसे किस्से हैं कि समाज ने ये संदेश दिया कि प्रकृति का मूल्य कितना है। जीवों पे दया। जाम्बो जी ने तो अपने उपदेशों में कहा, जीव दया पालनी रूख लीलोनी गावे। तो उन चीजों को आज तक हमने जारी रखा है। और आज जब पूरी दुनिया, जब साइंस जैसा युग चल रहा है और उसमें आज जो ये दुनिया कह रही है कि भी प्रकृति पेड़ कितने जरूरी है, वो चीजें आज से 500 साल पहले हमारे संतों ने बताई। तो जाम्बो जी पे प्रांजल साहब ने वो पंक्तियां लिखी थी मेरे को, मैंने उनको रील के माध्यम से बनाया, वो बहुत जोरदार मुझे लगी। उन्होंने लिखा कि हमारे जाम्बो जी महाराज की क्या महानता। उन्होंने कहा कि सिंचित तरवर राखिया दिया वचन गुणतीस, सृष्टि री सेवा करो रे जाम्बो दी आशीष। जीव जंतु तरु खेजड़ी, जीव जंत तरु खेजड़ी रे भले देख लियो आंच। बिश्नोई इन चीज पे, बिश्नोई इन तीन पैर आवन दे नहीं आंच। दिन दिन मारा सतगुरु दिन दिन धाम मुकाम, युगा युगा तक रेव सिर जाम्बो जीरो नाम। तो ऐसे संतों को तो पूरी दुनिया याद रखेगी। और मुझे तो बड़ा यूं अच्छा लगता है कि मेरे खुद के पूर्वज अलूजी बाप जी एक महान संत हुए। अच्छा। उन्होंने जाम्बो जी से दीक्षा ली थी। अच्छा। कुचामन के पास जसराना गांव है, जहाँ अलूजी बाप जी का बहुत जोरदार मंदिर बना हुआ है और बहुत जोरदार अपने जो परबसर विधायक है रामनिवास जी गावड़िया, तो उनका वो गांव है। अच्छा। वहाँ अलूजी बाप जी का बहुत जोरदार मंदिर बना और कुचामन के आसपास मतलब बड़ी जोरदार सिद्धियां हैं, बहुत जोरदार मान्यता है। अच्छा। अलूजी बाप जी की। वो अलूजी बाप जी, जाम्बो जी ने जो जम्बुवाणी किताब लिखी थी, उस जम्बुवाणी को 5वें वेद की संज्ञा देते हैं। क्या बात? कि 4 वेदों के बाद कोई 5वां वेद हो सकता है तो वो जम्बुवाणी है। 18 पुराणों के बाद कोई 19वां पुराण हो सकता है तो वो शबदवाणी है, जम्बुवाणी है। इतनी महान रचना उन्होंने बताई है उसको। क्या बात। अच्छा, अभी इस वाले सेगमेंट में सारे दोहे आपके सुनने की इच्छा है, छंद वगैरह जो आप कर रहे थे, इसमें आपके गृह जिले नागौर पे भी कुछ आपने लिखा है या किसी का लिखा हुआ आपने पढ़ा है कहीं? नागौर तो देखिए, स्वाभिमानी सूरवीर योद्धा अमर सिंह जी राठौड़ और वचन सिद्ध देवता तेजाजी महाराज, जाम्बो जी जैसे संतों की धरती है। तो एक कवि है आनंद रत्नु बेरंग। अच्छा। उनकी पंक्तियां मुझे बड़ी जोरदार लगती है। उन्होंने नागौर के बारे में लिखा है कि नागौर क्या है, इसका क्या जोरदार जो है वो अतीत रहा है, इतिहास रहा है। उन्होंने लिखा, आपको सुनाता हूं मैं। नागौर के बारे में उन्होंने कहा कि जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं। अच्छा। जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं, कभी औजार नगरी तो कभी चित्चौर कहते हैं, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। जहां मीरा के भक्ति में तराने भोर लाते हैं, जहां तेजा के दीवाने खेतों में गीत गाते हैं, जहां हर शख्स भोला सा जहन में सादगी सी है, जहां हर शब्द मीठा सा गुली एक जिंदगी सी है, जहां पर राम धुन में राम जी चहु और बहते हैं, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं, कभी औजार नगरी तो कभी चित्चौर कहते हैं, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। पर अब कहीं करा के नागौर की परिभाषा चेंज कर दी लोग। आजकल लोग कह के जी पर करे न कोई गौर, वो है नागौर। पर वास्तव में यहाँ की बात नहीं है कि नागौर वाला छोटी मोटी बात पे गौर कौन करे। इन वास्ते नाम नागौर है। अच्छा, नागौर का शूरवीर है। अच्छा, करनी जी पे भी कुछ पंक्तियां हो जाए फिर, अगर शुरू ही हो गया सिलसिला तो। देखो, करणी जी तो मेरी इष्ट देवी है। और करणी तो जो नाम है, 3 अक्षरों का जो ये शब्द है करणी, करणी शब्द की इतनी ताकत है। कवियों ने लिखा है कि के कहता कृपा करे, रे कहता रिचपाल, नी कहता निर्भय करे, माँ करणी है कृपाल। इन 3 अक्षरों के शब्द की इतनी जोरदार ताकत है कि भक्त जब करणी शब्द का के बोलता है तो मावड़ी उस पर कृपा कर देती है। के कहता कृपा करे, रे कहता रिचपाल, दूसरा अक्षर है रे, रे बोलते ही देवी रक्षा कर देती है। नी कहता निर्भय करे, तीसरा अक्षर है नी, नी बोलते ही तो देवी निर्भय कर देती है, जो तू मांगने के लिए आया है वो तुझे मिल जाएगा। तो मातेश्वरी तो जगदम्बा 20 भुजाली है, विश्व रखवाली है। कवि प्रांजल साहब की एक लाइन है कि ओ जीवन कठपुतलीर खेल घना घन घोर, ओ जीवन कठपुतलीर खेल घना घन घोर, राख भरोसो ना चले थारी करनी हाथा डोर। तो उसकी कृपा तो सही बात है।
तो अभी सर अपन एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें कुछ कुछ चीजें फास्ट भी होगी और कुछ कुछ चीजें आपको एनेक्डोट्स मतलब हिस्ट्री से कनेक्ट भी करने होंगे। एक एक शब्द के जवाब हो सकते हैं, मतलब आपको एक चूज करना हो ना कि राजस्थान का सबसे प्रेरणादायक ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन है आपके हिसाब से, अगर एक चूज करना पड़े। व्यक्तित्व एक योद्धा के रूप में, हाँ कैसे? निस्संदेह महाराणा प्रताप। अच्छा, अगर एक ऐतिहासिक युद्ध देखने का मौका मिले तो कौन सा देखना चाहेंगे? मैं खानवा युद्ध। अच्छा, राजस्थान का सबसे दिलचस्प लोक नृत्य? घूमर। अच्छा, सबसे अनोखी राजस्थानी परंपरा जो लोगों को जाननी चाहिए? परंपराएं खूब है, कल्चरल जैसे हैं। हाँ, पर एक कोई ऐसी होगी जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो और कुछ अब लोगों को मतलब अनएक्सप्लोर्ड हो, अभी तक कम पता हो। कल्चरल एक्टिविटीज, हाँ कुछ भी, हाँ राजस्थानी परंपरा जैसे हमारे उधर छापा मारते हैं कुछ शादी में पीछे की तरफ, पश्चिमी राजस्थान में हमारे कुछ इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेहंदी के वो छापे लगाते हैं। छापे बिल्कुल, लगाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को राजस्थान की एक ही जगह घूमने का मौका मिले तो वो कहाँ जाए? राजस्थान में जयपुर। बिल्कुल। अच्छा, राजस्थानी भाषा की कोई दिलचस्प कहावत जो आपको पसंद हो? राजस्थानी की कहावतें खूब है। राजस्थानी की कहावतों में जैसे अपने विशेष करके घर में घर वाले डायलॉग बोलते हैं कि कर्म में कागला को खोज है। मैंने ये क्या कि हम पेरेंट्स से अक्सर सुनते आए थे कि भाई स्कूल से कभी जैसे बीच में आ जाते हैं या कोई काम नहीं करते तो घर वाले, विशेष करके मम्मी ये डायलॉग बोलती थी कि कर्म में कागला को खोज, मतलब भाग्य तेरा ठीक नहीं है इसलिए तू ऐसा कर रहा है, जो तेरे लिए ठीक है वो भी तू नहीं कर रहा है। सही बात है। तो राजस्थान का अंडररेटेड ऐतिहासिक स्थान कौन सा है जहाँ पे और लोगों को जाना चाहिए पर अभी तक कम जाते हो लोग, ऐसी कोई जगह है? ऐसे स्थानों में जैसे मेवाड़ के कई सारे पैलेसेज हैं, विशेष करके मेवाड़ में जैसे जैन मंदिर है कई सारे, जो इतने शानदार, मतलब उनकी वास्तुकला है। हम कुछ गिनती के जैन मंदिर जानते हैं, जैसे देलवाड़ा है, रणकपुर है, पर मेवाड़ में कई ऐसे जैन मंदिर हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। तो जैसे मेवाड़ के मंदिरों में जैसे एकलिंग जी का मंदिर है, तो बहुत जोरदार, मतलब भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर है। पर हम चलो ठीक है कि इतिहास परिदृश्य से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी नॉर्मली जो टूरिस्ट वगैरह है उन लोगों को वहां जाना चाहिए, वो बहुत जोरदार जगह है। तो आपको किस राजस्थानी लोकगीत की धुन सबसे ज्यादा पसंद है? लोकगीतों में मुझे बाईसारा बीरा बहुत जोरदार लगता है। अच्छा, हाँ। तो एक सवाल है, थोड़ा इमेजिनरी है कि अगर किसी एक ऐतिहासिक हस्ती के साथ चाय पीने का मौका मिले तो वो कौन होंगे आपके हिसाब से? ऐतिहासिक हस्ती किस सेक्टर की? मतलब ऐतिहासिक मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो हिस्ट्री का जो अभी मतलब अभी के का या अभी का? नहीं अतीत का, इतिहास का, मतलब आपको ये तो मतलब तभी तो मैं कह रहा हूँ काल्पनिक सवाल है कि ऐसा मिल जाए तो कि मैं उस योद्धा के साथ बैठ के चाय पीना चाहूंगा। या मुझे अगर मौका मिले तो मैं राणा सांगा था, मुझे भी यही निकल रहा था। अच्छा, क्या पूछते आप बैठ के, क्या बातें करते? मैं की है? उनके सिर्फ व्यक्तित्व को देखता है कि यार इतना महान कोई कैसे हो सकता है कि 80 घाव शरीर पे और फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं। अच्छा, राजस्थान का कौन सा युद्ध आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? खानवा। अच्छा, सबसे बहादुर रानी? रानी पद्मावती, रानी कर्णावती या किसी और का नाम? बहादुर रानी दोनों समकक्ष। अच्छा, राजस्थान का सबसे कम आंका गया योद्धा कौन है, अंडररेटेड? मुझे यूं लगता है कि राव चंद्रसेन। अच्छा, भोला बिसरा जितना, हाँ, जितनी उनकी महानता थी मारवाड़ के लोग या हम राजस्थान पढ़ने वाले लोग जानते हैं, जितने जैसे बाकी योद्धाओं को मिली है, राव चंद्रसेन को भी उनकी महानता में कम नहीं गिना जा सकता, इतनी महानता उनकी है। महाराणा प्रताप से पहले मुगलों का विरोध शुरू करने वाला कोई था तो वो राव चंद्रसेन था। तो महाराणा प्रताप से कंपैरिजन कौन सा टाइटल दिया जाता उनको? पश्चिम का प्रताप का अग्रगामी। अच्छा, प्रताप का, मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप है ना। और कौन सा? भोला बिसरा राजा प्रताप का पथ प्रदर्शक मानते हैं उनको। अच्छा, कि जो नीतियां महाराणा प्रताप ने अपनाई वो राव चंद्रसेन। तो उनकी तो लगभग लाइफ भागते भागते ही कट गई। पूरा युद्ध मतलब संघर्ष का जीवन था कि भाई चलो ठीक है, मुझे राज्य नहीं मिल रहा है पर मैं संघर्ष, मैं अधीनता नहीं करूंगा स्वीकार, स्वाभिमान जो है वो उससे समझौता नहीं करूंगा। सही बात है। तो इतिहास की सबसे गलत समझी गई घटना कौन सी है जो मिस इंटरप्रेट हो गई हो, जिसकी गलत व्याख्या हो गई हो? ऐसा कोई? कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कुछ महिमा मंडन के चक्कर में खूब सारी अतिशोक्तियां की है
जो इतिहास के साथ में गलत है। ऐसे कई प्रसंग हैं जो उन तथ्यहीन है एक तरह से। जैसे कर्नल टोड ने ऐसी कई गलतियां दी है कि मीरा की शादी कुंभा के साथ में करवा दी। अच्छा। तो जो वास्तव में बहुत गलत है। नए बच्चे जो इतिहास पढ़ने वाले हैं उनको चलो ठीक है कि घरों में बताते हैं कि भाई वास्तविकता ये है, पर वो गलत है। ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें राजाओं की प्रशंसा जो है वो एक तरह से अनर्गल की गई है कि वो इतना शक्तिशाली था कि वो 4 बकरे एक टाइम के खाया करता था। वो इतिहास के साथ एक हास्य है। अच्छा, अगर आपको एक ऐतिहासिक किला गिफ्ट में मिले तो कौन सा लेना चाहेंगे? मुझे ऐतिहासिक किला गिफ्ट में मिले तो निश्चित रूप से मैं चित्तौड़ दुर्गों का सिरमौर है। अच्छा। हाँ। अगर मुगलों और राजपूतों में एक और बड़ा युद्ध होता तो कौन जीतता? औरंगजेब के बाद? हाँ। मुझे यूँ लगता है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जीतते हैं। हाँ। कौन सा राजस्थानी महल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इसमें तो आपने जो गिफ्ट में लेना था वही बता दिया। अच्छा, अगर किसी राजा के दरबार में इतिहासकार बनकर रहने का मौका मिलता तो किसके साथ रहना चाहते आप? मुझे अगर सौभाग्य मिलता तो मैं कुंभा के दरबार में। अच्छा, अब थोड़ा संस्कृति और परंपरा वाले में आते हैं, ठीक है? हाँ। कि सबसे लाजवाब राजस्थानी पकवान कौन सा लगता है आपको? दाल बाटी चूरमा। अच्छा, एक लोकगीत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? बाईसा रवीरा। बाईसा रवीरा। ऊंट की सवारी या घोड़े की सवारी, किसका अनुभव ज्यादा रोमांचक है? घोड़े की सवारी। अच्छा, अगर आपको किसी राजस्थानी त्योहार को पूरे भारत में मनवाने का मौका मिले तो कौन सा चूज करेंगे? तीज। अच्छा, सावन की तीज। हाँ। राजस्थान का सबसे खूबसूरत गांव? खूबसूरत गांव? खूबसूरत गांव देवमाली। हाँ, जो अभी तक अपनी सेम चीज लेके है ना। तो राजस्थानी भाषा में कोई मजेदार शब्द या कहावत जो आपको बहुत पसंद हो? शब्द बताओ, कहावत तो आपने बता दी। बछीड़। बछीड़ है। सही बात है। अच्छा, एक राजस्थानी हस्ती जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए, इतिहास की हो चाहे वर्तमान की हो? हर भारतीय? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप है ना। सबसे शानदार राजस्थानी हस्तशिल्प कला? सबसे शानदार मीनाकारी। अगर आपको एक दिन के लिए किसी पुराने राजपूत साम्राज्य का राजा बनाया जाए तो आप सबसे पहला फैसला क्या करेंगे? मैं फैसला ये करूंगा कि मैं मेवाड़ का महाराणा बनूं। अच्छा। हाँ। तो महाराणा बनने के बाद पहला फैसला क्या करेंगे आप? मुझे यूँ लगता है कि मैं पहला फैसला यही करूंगा कि दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। अच्छा। हाँ। सेना लेके शुरू। अगर आपको इतिहास पर एक फिल्म बनाने का मौका मिले तो किस राजा या रानी की कहानी चुनेंगे? राजा महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती। अच्छा, अगर आप टाइम मशीन में बैठकर राजस्थान के इतिहास में कहीं जा सकते तो कौन सा दौर चुनेंगे? जिस दौर में मैं जाना चाहूंगा? हाँ। मैं निसंदेह राणा सांगा के समय। अच्छा, चाय आ गई है। टाइम मशीन वाला हो गया कि भाई आप महाराणा सांगा के साथ? बिल्कुल। अच्छा, और एक दिन बिताने में भी आप महाराणा सांगा वाला ही चूज करा था आपने। राजस्थानी इतिहासकार के तौर पर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी कौन सी मिली? हमारे गिरधारी सिंह जी है, उनका एक गिरधरदान जी रत्नो, उनका एक प्रसंग मैंने सुना था कि जो मैंने शायद किसी किताब में ही नहीं सुना है। अच्छा। उन्होंने ये बताया था कि एक कवि है सायां जी झोला, तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में जो सोने का थाल है वो सायां जी झोला ने भेंट किया। अच्छा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी किताब, किसी भी इतिहासकार को ये पता ही नहीं होगा। ये कोई बहुत गूढ़ कोई किताब में लिखा हुआ है, तो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। कभी जो अवसर मिला तो जरूर देख के आऊंगा मैं। अच्छा, तो थोड़ा ऐसे मतलब फनी वाले हैं कि अगर आपको किसी ऐतिहासिक हस्ती से व्हाट्सएप चैट करने का मौका मिले तो वो कौन होंगे? व्हाट्सएप चैट मुझे यूँ लगता है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी को एक बार मैसेज करूँ, उसको गाड़ियाँ दूं। सही बात है। अगर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कोई क्रिकेट मैच होता तो कौन जीतता? महाराणा प्रताप। अगर आपको किसी एक राजस्थानी योद्धा की सेना में शामिल होने का मौका मिले? सांगा। सांगा साहब। सांगा से बहुत प्रभावित हैं आप? हैं बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है कि अगर इतिहास में एक बदलाव लाने की शक्ति होती आपके पास तो आप क्या बदलते? इतिहास में मुझे एक सबसे जो बुरी चीज लगी ना वो ये लगी, आमेर के राजा मान सिंह जी जो बड़े जोरदार महान थे, इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा अन्याय उस योद्धा के साथ किया जिनकी छवि एक खलनायक के रूप में पेश की गई है, जबकि उनकी महानता हम ढंग से पढ़े तो
मान सिंह जी वो योद्धा थे जिन्होंने धर्म के नाम पे देख लो चाहिए इतने मंदिरों का निर्माण करवाया है। हाँ, वो एक जो ठीक है कि हम उस चीज को देख करके उनको थोड़ा सा एक खलनायक के रूप में देखते हैं कि भी हल्दी घाटी में राणा के अगेंस्ट थे वो राजनीतिक कारण होते हैं। आज के राजनेताओं की तरह पहले भी हुआ करते थे। हर एक राज्य की अलग पॉलिसी हुआ करती थी, हर एक स्टेट की अलग पॉलिसी होती थी, और वो देखा जाए तो बाद में सबने ही किया है। खैर, पर मान सिंह के साथ जितना अन्याय हुआ है ना, इतिहासकारों ने, ये मुझे यूं लगता है कि मुझे सुधारनी चाहिए कि मान सिंह को एक खलनायक के रूप में नहीं पेश करना चाहिए। मान सिंह बड़े महान है, जो काबुल से लेकर के बंगाल तक एक छत्र राज्य जीते, जिनकी महानता के लिए कवियों ने लिखा है कि जननी जने तो एड़ो जन जेड़ो मान मरद, सागर खांडा पखारी और काबुल वाली हंद। उस मान सिंह के साथ इतिहासकारों ने बड़ा दुबांत किया। अगर आपके पास अलाउद्दीन खिलजी से बहस करने का मौका हो तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे आप? डीएम तो कर रहे थे, व्हाट्सएप तो कर रहे थे। मैं उसकी मूर्खता पे मुझे यूं लगता है कि मैं एक इमोजी भेजूंगा कि तू बहुत वास्तव में मूर्ख टाइप का राजा है। क्योंकि ओवरऑल ठीक है, लड़ाइयां जीत ली उसने, धोखा किया सब जगह, विश्वासघात किया, छल कपट किया, पर उसका जीवन भी हम देखें ना तो कोई इतिहासकार उसको समझ ही नहीं सकता कि उसकी बैग में किसी सेनापति से प्रेम कर रही है, वो किसी हिंजड़े से प्रेम कर रहा है। तो मैं उसको एक यूं वो इमोजी भेजता जिसको देख करके वो खुद जलील होता। इस तरीके से सर पॉडकास्ट तो एक बार तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और मुझे तो बातचीत करके बहुत मस्त लगा। कई बार तो मैं ऐसे खो गया था बीच में, सुने जा रहा हूँ, फिर याद आ रहा है कि अपन तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भूल ही गया था। बाकी करते रहेंगे समय समय पे, इतिहास पे, संस्कृति पे और अच्छी अच्छी चीजों पे। बहुत शानदार, बेहद जोरदार, और आशा करता हूँ कि आप राजस्थान के ऐसे खूब लोगों से जुड़े और उनके बारे में सारी चीजें लोगों तक पहुंचाए। बहुत जोरदार काम कर रहे हो, धन्यवाद। और सर भी बहुत ही तगड़े इतिहासविद है, पर मैं इनके समुद्र में से कुछ एक आध बूंद ही हम निकाल पाए, क्योंकि ज्ञान बहुत है। तो अभी हम चैनलाइज कर रहे थे किन किन चीजों पे करें, तो एक बार कुछ पैटर्न मिला है, तो नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे अपन जैसे जैसे एपिसोड्स लाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑथेंटिक चीजों के बारे में मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप ही बता सकते हैं। हर किसी के साथ हम इस तरीके से इतिहास वाले नहीं कर सकते हैं। और कुछ हार्डकोर इतिहास के भी पॉडकास्ट करेंगे अपन, जिसमें सिर्फ ऐतिहासिक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार तो सिर्फ ये अपने ने ब्रीफ किया है, बाकी और डिटेल में लाएंगे। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सारी चीजें आप देख लेना, सही लगा हो तो देख लेना। बाकी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, धन्यवाद।